हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। आप लोगों ने कहा था कि सर कुछ ऐसे एमसीक्यू करवा दो कि पेपर में आने वाले एमसीक्यू बढ़िया से हो जाएं। तो बेटा इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए टोटल 8 चैप्टर्स के एमसीक्यू मैं इसमें करवाने वाला हूं, जिसमें नॉन कैलकुलस चैप्टर काउंट होंगे, कैलकुलस चैप्टर काउंट इसके अंदर नहीं होंगे। उसके लिए मैंने आपको एओडी एओआई जब करवाया है तो उसके अंदर वो चीजें मैंने कवर करी है, वो भी आप चैनल पर देख सकते हो। और इस वीडियो को बनाने से पहले एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, बेटा डिस्क्रिप्शन में ना इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है वो आपके पास समय कम है। तो इसके नोट्स आप डाउनलोड करो, अपने आप पहले क्वेश्चन बना लो एमसीक्यू के, और फिर उसके बाद जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आए ना, तब आके आप मेरी वीडियो देख सकते हो। व्यूज मैटर नहीं करते मेरे भाई, तुम्हारा समय अब मैटर करता है। तो ये चीज मेरी याद रखना कि अभी आप लोगों को बस इस बात पे ध्यान रखना है कि पहले मैं क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा बना सकूं, वो चीज मेरे लिए बढ़िया होगी। और फिर भी अगर आप लोगों की अभी भी किसी चैप्टर में डाउट है कि सर मान लो भाई, प्लेलिस्ट तीनों तैयार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी और पढ़ाने वाली भी। अगर किसी को भी अभी नॉन कैलकुलस चैप्टर में दिक्कत है, चाहे फिर वो रिलेशन फंक्शन हो, चाहे आपका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, प्रोबेबिलिटी हो, कुछ भी, ये सब आप ट्राई कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए मिल क्वेश्चन करें भाई, शुरू करते हैं। हर एक चीज को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने आ रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ, ये दो चैप्टर्स को हम कंबाइंड, फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ऐसे करते करते पूरी वीडियो भाई देख लो, यहाँ पर ध्यान से देख लो। ये पूरे के पूरे लेक्चर यहाँ तक है भाई, ठीक है, पूरा नीचे तक जाएगा ये। आते जाओ भाई। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि भाई एमसीक्यू वीडियो बेशक है पर टाइम लगेगा करवाने में। देखो, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो ये रिलेशन कुछ इस तरीके से डिफाइन है कि एक्स 5 सेंटीमीटर शॉर्टर है किससे, सर वाई से। अच्छा एक बात बताओ, ये अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि x इज 5 सेंटीमीटर शॉर्टर देन y, यानी x y से 5 सेंटीमीटर छोटा है। अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं, अगर मैं रिफ्लेक्सिव चेक करता हूं, तो x कोमा x होगा, और ये बोलेगा कि x x से ही 5 सेंटीमीटर छोटा है, तो ये बात तो गलत साबित हो जाएगी। ये बात तो गलत साबित हो जाएगी कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो मना कर दिया, ये भी गलत हो गया। अब इनमें से ही कुछ होगा। अब सिमेट्रिक में भी बिना करे ही आपको पता है कि भाई सिमेट्रिक में x कोमा y तो होता ही होता है, हमें y कोमा x के लिए चेक करना है। तो अगर x 5 सेंटीमीटर छोटा है y से, तो क्या y भी 5 सेंटीमीटर छोटा होगा? डेफिनेटली नॉट, वो तो फिर बड़ा हो जाएगा ना भाई उससे। तो इसका मतलब सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। सर आपने पूरा तो चेक ही नहीं करा, जब 3 ऑप्शन कट गए तो एक ही तो ऑप्शन बचा। इस तरीके से आपको ऑप्शंस पर जाना है, समय बचाना है पेपर में, आंसर नहीं लाना है, करेक्ट ऑप्शन लाना है, वो बहुत मैटर करता है। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन मैंने लेक्चर में भी करवाया है, ध्यान से सुनना है इस बात को। इस तरीके का क्वेश्चन जब भी पेपर में आए, इसकी पहचान दिखा देता हूं मैं आपको। अगर अभी कराने बैठूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, रिलेशन फंक्शन के लेक्चर में पढ़ा रखा है। ये है आर प्लस, कभी ऐसे, और -5 से इंफिनिटी। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हमेशा ये आपका 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम कब होती है? जब ये रियल टू रियल होते हैं, इसमें प्रॉब्लम आती है। पर इस तरीके से जब देता है ना वैल्यू, तो हमेशा इसमें रेंज बन जाती है और डोमेन भी बनता है। तो इसका मतलब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, मतलब ये बाइजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखना ही चाहते हो तो भाई लेक्चर के अंदर पूरा डिटेल में बता रखा है। आगे, नंबर ऑफ फंक्शन डिफाइन फ्रॉम दिस टू दिस विच आर 1 1। ओके, 1 1 बताने हैं भाई। देखो जरा, इसमें है 1 2 3 4 5, इसमें है ए और बी। अगर मैं 1 को ए के साथ बना दूं, 2 को बी के साथ, तो ये तो रह ही जाएंगे। सर इनको मिला दो, अगर मैं इनको जैसे ही मिलाता हूं तो ये 1 1 नहीं बनेंगे, मैनी 1 बनेंगे। तो इसका आंसर होगा 0। इसकी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि पहले सेट में ज्यादा एलिमेंट अगर हो गए तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन 0 आते हैं। ये बात याद रखना, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि भाई a² -7ab प्लस 6b² बराबर 0 के है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? आओ चेक करो। रिफ्लेक्सिव में सर a कोमा a रख दो, तो ये a², ये भी 7a और ये भी 6a, तो 6a और 1a 7a, ये भी 7a, तो ये आ गया 0। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो ये है। तो इसका मतलब भाई रिफ्लेक्सिव तो ये है, तो पर सिमेट्रिक है या नहीं ये भी चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव इन दोनों में से ही होगा, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में रिफ्लेक्सिव को मना कर रहा है, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे। अब आपका सिमेट्रिक चेक कर लो, सिमेट्रिक चेक कर लो, तो कॉमन सी बात दिखाई दे रही है एक, कि भैया अगर पहले a² 7ab लिखा है और ये 6b² लिखा है, तो अगर यहाँ पर मैं कोई भी a कोमा b लेता हूं जो बिलोंग्स करेगा,
तो इसका उल्टा तो बिलोंग नहीं करेगा। कारण समझो, अगर यहाँ भी ए स्क्वायर होता और यहाँ सिर्फ बी स्क्वायर होता, ये 6 मल्टीप्लाई में ना होता, तो ये सही हो जाता। लेकिन देखो, अब यहाँ पर ए की जगह बी आएगा और इधर 6a आएगा, तो डेफिनेटली अगर आप कोई भी ऐसी वैल्यू लेते हो तो कैलकुलेशन में फर्क आएगा। यहाँ पर पहले ए अकेले था, अब ए 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो बदलाव बी में नहीं दिख रहा। तो इस तरीके से सिमेट्रिक नहीं है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलो भाई आगे बढ़ते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। अब आपसे बोला है f4 + 3 cos x लिखा है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक केसेस के अंदर ना, ये पहले तो आप ये देखो कि फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है। सर रियल टू रियल है, तो ये आपका बहुत निर्धारित करता है ये मतलब आपके 1 1 होगा या नहीं होगा। तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 1 नहीं होगा, क्योंकि कॉस की वैल्यू ना अगर आप ऑल रियल नंबर को एक्सेप्ट कर रहे हो तो भाई बहुत जगहों पे सेम भी होती है। क्या कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है? क्या कॉस दोबारा 0 नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि आपको पता ना कॉस का ग्राफ जो होता है भाई वो रिपीट करते हुए चलता है। यस, तो सही भैया, कई सारे वैल्यूज पे सेम वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल, इसी वजह से 1 1 नहीं होगा, क्योंकि कई डिफरेंट वैल्यू पुट करने पर भी आंसर सेम आ सकता है। तो ये 1 1 तो नहीं है, और ये ऑन टू भी नहीं होगा, क्योंकि कॉस जो है वो तो लिमिटेड है -1 से 1 तक। भाई छोटा इससे नहीं जा सकता, बड़ा इससे नहीं जा सकता, पर रियल नंबर में तो बहुत बड़े बड़े आंसर आते हैं। क्या वो सब इसमें आ पाएंगे? नहीं आएंगे। उनकी कोई प्री इमेज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। इसीलिए ना तो ये 1 1 है, ना तो ये ऑन टू है। ठीक है बेटा, अगर ये क्वेश्चन टफ लगे तो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट भी आएगा, वो इजी भी है। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, नेचुरल टू नेचुरल जाना है। अब आपको बोला है नेचुरल टू नेचुरल, तो अगर नेचुरल नंबर में बनाता हूँ, ये रफ बना रहा हूँ भाई, ठीक है, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, कहीं आप सोचो बस इतने ही आएंगे, ये चलते ही जाएंगे डॉट डॉट। सबसे पहले आपको बोला है कि n+1/2 लिखो अगर n ऑड नंबर है, और n/2 लिखो अगर ये इवन नंबर है। तो भाई सबसे पहले तो ऑड नंबर पुट करते हैं। चलो इसमें 1 रखो, 1 + 1 2, 2 को 2 से भाग करा 1, तो 1 रखने पर 1 आया। ठीक है, 2 इसमें रखो, तो 2/2 1 ही आ रहा है सर। अब 3 रखो यहाँ पे, तो 3 + 1 4, 4 को 2 से भाग करो 2, लो जी, और 4 रखने पे भी नीचे 2 ही आ रहा है। तो इसका मतलब अगर पहले से ही ध्यान से देखें तो सर ये तो दो अलग अलग वैल्यू की एक ही इमेज आ रही है, तो ये तो मैनी 1 हो गया, तो 1 1 तो नहीं है। ठीक है जी, पर ये ऑन टू होगा, क्योंकि हर वैल्यू की कोई ना कोई प्री इमेज आती हुई दिख रही है, तो अगले की भी आएगी बिल्कुल। देख लो यहाँ पर 5 रखो, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, 6 का आधा 3, क्योंकि इवन हम नीचे रख रहे हैं, तो सर इनकी नहीं होगी। अरे होगी, नेचुरल नंबर है, बहुत सारे हैं, मैंने सारे लिखे नहीं है। तो इसका मतलब ये होगा ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 नहीं है पर ये ऑन टू है। ठीक है, तो मैंने क्यों कहा आपको कि पहले क्वेश्चंस आप सॉल्व करके देखो, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपको जब खुद क्वेश्चन बनेंगे ना तो पेपर में कॉन्फिडेंस आएगा। जो नहीं बनेंगे वीडियो देख लेना आके। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये अच्छा क्वेश्चन आ गया, f सच दैट r+2r+। ठीक है, रियल टू रियल जाना है। अब आपसे बोला है कि x² + 1 है। देखो अगर ये ऑल रियल टू रियल हो, कभी अगर ऑल रियल टू रियल हो, तो x² जो होता है वो ना तो 1 1 होता है, ना ही ऑन टू होता है, ये लेक्चर में बता रखा है। ठीक है, लेकिन ये पॉजिटिव टू पॉजिटिव है, तो ध्यान से देखो, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू रखता हूं तो कुछ ना कुछ आंसर आएगा, और रिपीट भी नहीं होगा, क्योंकि सारी वैल्यू प्लस की रखी जाएंगी। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये 1 1 तो हो गया। प्रॉब्लम कब होती है? जब मैंने माइनस का स्क्वायर करा और प्लस का स्क्वायर करा तो सेम वैल्यू आ जाती है, पर इसमें ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि वैल्यू ही प्लस की रखोगे, तो +1 कर कर आपका सेम आंसर तो नहीं आएगा, हर बार हर वैल्यू की अलग इमेज आएगी। पर ऑन टू के लिए यहाँ पर सारी वैल्यू क्या अवेलेबल है, देखते हैं। यहाँ पर ऑल रियल पॉजिटिव, यहाँ ऑल रियल पॉजिटिव। ठीक है, देखते जाना। अगर मैं चाहता हूँ, पहले बताओ, सारे रियल नंबर में तो 0.5 भी आता है, 1 भी आता है, 1.5 भी आता है। क्या इस वाले सवाल को सॉल्व कर कर 0.5 लाना पॉसिबल है? सोच के देखो। सर बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा इस तरीके से सोचना है भाई। देखो, क्या इस 0.5 के पास कोई प्री इमेज है? नहीं होगी, क्योंकि इसका जो मिनिमम आंसर है ना वो 1 से शुरू हो रहा है। मान लो x² 0 भी हो जाए, वैसे तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ प्लस लिखा है, बट कोई नहीं, चलो 0 भी हो जाए, तो 0 + 1 तो 1 ही होगा।
ठीक है, 0 + 1 तो 1 ही होगा अगर 0 भी हो जाए। तो अगर मुझे उससे छोटा आंसर चाहिए 0.5 तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और एक से ऊपर ही आंसर आएगा। तो एक से नीचे जितने भी नंबर बचे, रियल नंबर की बात हो रही है, चाहे वो 0.9, 0.8, 0.7, ये नहीं आ पाएंगे। तो उन वैल्यूज की प्री इमेज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो ये 1 1 तो था बट ऑन टू नहीं था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है भाई, हो सकता है मैं इसके अंदर थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, बट थोड़ा चलना पड़ेगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है आप कमेंट में करो, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है, व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आके भी आप मेरे से पूछ सकते हो। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे, क्योंकि ये चीज़ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, चलो यार अब पर बताते नहीं हो फिर आप कंफ्यूज होते हो, मैं ही बता देता हूँ। सबसे पहले बताओ इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं? सर 2 हैं। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जब ए पर पूछे तो इसका फॉर्मूला होता है 2n(n-1). ठीक है, रिफ्लेक्सिव पूछा है तो 2n, n है सर 2 क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, यहाँ 2 - 1, तो 2 आ गया, इनटू में 1 आ गया। अब 2 होता है 4, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एफ एक्स बराबर डोमेन पूछिए भाई, आईटीएफ के लेक्चर में से पढ़ा रखा है। कॉस इनवर्स 2x की डोमेन बताओ। तो भाई कॉस इनवर्स की डोमेन होती है सर -1 से लेकर 1 तक, तो बीच में तो 2x आएगा ना, क्योंकि कॉस इनवर्स की पूछी है। तो सर हमें तो x की वैल्यू बतानी है क्योंकि डोमेन पूछी है। तो ये माइनस का 1/2, ये भी 1/2, और ये 2x को भी 2 से डिवाइड, तो यानी x की वैल्यू आ गई -1/2 से +1/2 के बीच में। अब ये कहाँ पर है सर? ये रहा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईटीएफ के लेक्चर में डिटेल में बताया हुआ है इसे। एक और क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इन द सेट 1 2 3 कंटेनिंग द एलिमेंट 1 2 और 2 1। ठीक है भाई, तो आपसे बोला है कि जिसके अंदर 1 2 भी आ रहा हो और 2 1 भी आ रहा हो। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं भाई, अगर 3 एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं, तो इसके अंदर टोटल 5 इक्विवेलेंस रिलेशन बनते हैं। 5 कौन कौन से? सबसे पहला बनता है जिसके अंदर 1 1 आता है, 1 2 सॉरी 2 2 आता है, 3 3 आता है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी। अब यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट सिखाने नहीं बैठा हूँ, मैं आपको टॉपिक नहीं सिखाने बैठा हूँ, मैं आपको एमसीक्यू का क्वेश्चन कैसे होगा ये बताने बैठा हूँ। ठीक है, अगर आपको वो चीज़ सीखनी है तो बेटा आपको लेक्चर पे जाना पड़ेगा। चलो, इसके बाद अगर मैं आपसे देखूँ तो फिर ये सर ये तो रिपीट होना ही होना है। ठीक है, अब इसके बाद आएगा 1 2, 1 2 आया है तो 2 1 भी आएगा। सिमिलरली ये तो फिर से आएगा सेम, फिर आएगा 2 3, तो 3 2 भी आएगा। फिर सिमिलरली आएगा 1 3, तो 3 1 भी आएगा। फिर ऐसे ही फिर ये सारे ही आ जाएंगे, R5 के अंदर ये सारे आ जाएंगे। तो आप नोटिस करो कितने रिलेशन ऐसे हैं जिसमें 1 2 और 2 1 आ रहा है। सर एक तो ये वाला है और एक लास्ट वाला है जिसके अंदर सारे आएंगे, बाकी किसी में नहीं आ रहा है। तो ऐसे कितने रिलेशन दिख रहे हैं? सिर्फ बी सी पार्ट के अंदर। किसके अंदर? सिर्फ सी पार्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर सी यानी वैल्यू आएगी 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें से कौन सा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? अगर आपने मेरे से लेक्चर पढ़ा है ना तो आपको मैंने क्वेश्चन करवाया था, एक्स वाई इज द स्क्वायर नंबर, ठीक है, वेयर एक्स और वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये रिफ्लेक्सिव बना था। ठीक है, ये डायरेक्टली आप लगा दोगे अगर आपने ठीक से पढ़ाई करी है। नहीं भी करी है तो ये लो भाई, क्या हर यहाँ पर जब आप रिफ्लेक्सिव बनाओगे तो क्या एक्स एक्स से ही बड़ा हो सकता है? नहीं सर, गलत। क्या 2x की जमा हर बार 10 ही होगी? नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर है, आप 6 ले लो, गलत साबित हो जाएगा। सेम यही चीज है, क्या x + 4y हमेशा 10 के बराबर होगा अगर मैं नेचुरल नंबर का इस्तेमाल करूंगा? करके देख लो, ये लो x और x 5x = 10। सिर्फ अगर 2 लिखा हुआ होगा तभी 10 के बराबर होगा, वरना नहीं होगा। तो सब गलत है, सिर्फ यही वाला पोर्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अच्छा जी, ये भाई ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं बड़े, तो आपको ये पता होने चाहिए, थोड़ा सा ग्राफ तो आना ही चाहिए। थोड़ा सा कैसे सर? देखो, ये बेटा साइन का ग्राफ है, ये साइन का ग्राफ है, आपके एनसीईआरटी की किताब में चिपका हुआ है ये। ठीक है, और ये जो इस तरीके से बनते आ रहा है ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। ठीक है, तो ये आपका साइन इनवर्स और साइन यानी ऑप्शन नंबर सी का ग्राफ है। ठीक है, लेक्चर में भी पढ़ाया है, उसको भी देख सकते हो। आगे आ जाओ, ये प्रिंसिपल वैल्यू और ये सब अब मुझे भरोसा है कि आप ये करके मुझे दिखा सकते हो।
तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क रहेगा और ये भी आपका होमवर्क नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा, ये मैं करवा रहा हूँ। साइन इनवर्स कॉस 13 पाई बाय 5। अगर आप पीपीटी से भी करो या किसी से भी करो और आपको ये यूजफुल लगती है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट, ठीक है भाई। चलो, अब सबसे पहले प्रॉब्लम है सर यहाँ कॉस आ गया। भाई ये प्रॉब्लम नहीं है, तसल्ली से देखेंगे। सर इसको कन्वर्ट अगर मैं करूँ तो ये हो जाएगा 15 - 2, क्योंकि 15 में से 2 गए 13 बचेगा, नीचे 5, डिवाइड करो। देखो मैं बेसिक से ही बताता हूँ भाई, हर बार डायरेक्ट कभी भी नहीं करता, ठीक है। बट लेकिन कुछ चीजें हैं जो मुझे भी करनी पड़ेंगी, समय का अभाव रहता है, ठीक है। अगर कोई 10 + 3 लिखता तो भी सही होता। देखते जाओ, 5 × 3 = 15 और 2/5। अब 3 पाई को ना अगर हम क्वाड्रेंट में चेंज करते हैं, क्वाड्रेंट में, तो इसको हम पाई लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो अब ये पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, ध्यान से देखना। सर पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, भाई पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है। ये लो भाई कॉस 2 पाई बाय 5। अब पता है क्या दिक्कत है, हमें इस कॉस को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पर ये नेगेटिव है और माइनस का 2 पाई बाय 5 लिखा है, तो अगर अभी इसको मैं यहीं छोड़ूं तो इस कॉस को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, साइन पाई/2 माइनस थीटा। पहले तो आप ये समझो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बदला है मैंने, सर लिख सकते हैं क्योंकि साइन पाई/2 माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है। तो कॉस में जो भी थीटा आया हो वो साइन पाई/2 माइनस थीटा करके लिखा जा सकता है। अब अगर मैं इसका एलसीएम लूं, अगर मैं इसका एलसीएम लूं तो ये आएगा नीचे 10, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, तो 5 में से 4 गया, 1 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका साइन इनवर्स माइनस का साइन और ये आएगा पाई/10। तो साइन से साइन हटता है और आंसर आएगा माइनस का पाई/10, जो कि बिलोंग करता है माइनस के पाई/2 से, ठीक है भाई। क्योंकि आपको वो डोमेन रेंज पता होनी चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है, अपना नाम लिखेंगे और इसका मुझे आंसर बताएंगे, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और ग्राफ आ गया भाई, एक और ग्राफ आ गया। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, देखो अगर कभी ग्राफ इस तरीके का है और आप ना बता पाओ ना इनवर्स में, तो एक तरीका होता है। एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस हमेशा डोमेन की तरह काम करती है और वाई एक्सिस हमेशा रेंज की तरह। तो डोमेन देखो -1 से 1 तक है, क्लोज इंटरवल्स लगे हैं, ठीक है। और रेंज आपकी -पाई/2 से +पाई/2 तक है। अब ये चीज हमने किस में पढ़ी है सर, डेफिनेटली इतना तो याद है कि साइन इनवर्स में पढ़ी है। तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स का ग्राफ हो गया। ऐसे आता है भाई पेपर में, ऐसे आता है। अब ये देखो, इसके ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, जितना मर्जी जा रहा है, तो ये रियल नंबर हो गई, ठीक है। और इसकी वैल्यू -पाई/2 से +पाई/2 तक है और ओपन इंटरवल में, ध्यान से देखो। अब ये चीज किस में पड़ी थी सर, टैन इनवर्स के अंदर, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो ग्राफ से देखकर ही आप आधे से ज्यादा बता सकते हो। अब इसका आप मुझे बताएंगे कमेंट्स के अंदर, और अगर आपने ग्राफ पढ़ा है तो आपको याद होना चाहिए ये चलो बता ही देता हूँ, सेक इनवर्स में आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर पाई तक। 0 से पाई में 3 होते हैं, कॉस, ठीक है, और कॉट और सेक। कॉस जो होता है उसकी डोमेन ही -1 से 1 होती है, तो ये -1 से तो बाहर जा ही नहीं सकता था, तो कॉस तो नहीं है। कॉट होती तो रियल नंबर में होती, फिर ये -1 से 1 के बीच में क्यों नहीं आ रहा, तो ये भी कट जाएगा। तो बचा कौन, खाली सेक इनवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो एक और क्वेश्चन, अब इसको आप होमवर्क में मुझे करके दिखाएंगे सर, क्यों, क्योंकि अभी देखो साइन इनवर्स कॉस अभी करवाया है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन। इसको भी आप वैसे ही लिख सकते हो, 43 है ना, तो आप 45 - पाई/5 लिख सकते हो, सेम वैसे ही सॉल्व होगा, सेम, ठीक है, आंसर भी सेम ही आ जाएगा। चलो, डोमेन ऑफ दिस साइन इनवर्स 2x² माइनस का 3। अब आपसे डोमेन पूछिए, तो लो सर -1 से लेकर 1 के बीच में, -3 हटाओ प्लस कर दो, लो जी प्लस कर दिया, यहाँ भी प्लस कर दिया, डायरेक्ट कर दिया क्या, ये लो 1 + 3, यहाँ 4, यहाँ 2, अब 2 से डिवाइड कर दो, लो जी ठीक है। अब स्क्वायर जब हम हटाएंगे तो एक बार ये प्लस का आएगा और ये भी प्लस का आएगा, फिर एक बार ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो रूट लगाते हैं, देखते जाइएगा।
तो एक बार जब मैं इसको रूट से बाहर निकालूंगा तो ये 1 प्लस का रहेगा, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं। लेकिन अगली बार माइनस होते ही इनइक्वालिटी बदल जाएगी, ठीक है। और माइनस में अगर ये उल्टी इनइक्वालिटी लिखी है तो वैल्यू आप ऐसे लिखोगे, -2 से -1 यूनियन 1 से लेकर √2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन में है? 1 से लेकर √2 -√2 से -1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है भाई। और ये लेक्चर्स के अंदर बेहतरीन तरीके से पढ़ाया है। तो बेटा देखो, यहाँ तक आपके रिलेशन एंड फंक्शन के जो भी आपके डोमेन रेंज या जितने भी क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन के एमसीक्यू पेपर में बन सकते हैं वो मैंने इस वीडियो में आपको करवाए। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। नंबर ऑफ वाले क्वेश्चन के जितने भी फॉर्मूले हैं वो मैंने लेक्चर में करवा दिए हैं, ठीक है। उसको भी आप जाके देख लेना ताकि आपको समझ में आए। फिर भी कोई डाउट रहता है व्हाट्सअप कम्युनिटी पे आ जाना, वहां आपसे मिलते हैं, ठीक है। अब शुरू करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के टॉप 20 लिखा जरूर है, पर इसके अंदर लगभग 30 एमसीक्यूज को आपको दिखाऊंगा मैं, देखते चलिएगा। देखो भाई बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो ध्यान से सुनते चलना, ठीक है भाई। हेलो, आवाज आ रही है? यस। देखो भाई, सिंपल क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अ मैट्रिसेस हैज 36 एलिमेंट, हाउ मेनी पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं? तो भाई देखो, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, और 5 से होगा नहीं सर, 6 इंटू 6। अब जब इतना हो जाए ना कि सेम आ जाए और फिर ये रिपीट होना शुरू होगा, 6 के बाद 9 आएगा, तो ये रिपीट, ये रिपीट, ये रिपीट और ये रिपीट कर सर। मतलब 36 इंटू 1 को अलग काउंट करेंगे? बिल्कुल मेरे भाई, बिल्कुल मेरी बहनों, बिल्कुल अलग काउंट करेंगे, क्योंकि रो है वो कॉलम है। अब उसमें वो रो है और वो कॉलम है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां तक 8 हो गए, एक ये हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, 9, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखिए। अच्छा क्वेश्चन है भाई, वेरी गुड क्वेश्चन। सम ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ अ स्केलर मैट्रिक्स इज 9। पहले स्केलर मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की कैसे बनती है? सर 1 2 3 कुछ ना कुछ होगा, पर बाकी सब जगह 0 होगा। अब स्केलर मैट्रिक्स की एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है सर? स्केलर मैट्रिक्स के अंदर ये तीनों एलिमेंट सेम होते हैं, तभी तो इस पूरे का सम, क्योंकि 0 से फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे का सम अगर उसने 9 दिया है तो दैट मीन्स 3 3 और 3 आएगा, तभी तो 9 बनेगा। ध्यान से देखो, इसलिए इस तरीके से वो प्ले करता है। अब उसने बोला है देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ऑल एलिमेंट या ऑल एलिमेंट, अब इन सबका प्रोडक्ट करो, दिमाग ही नहीं लगाना, 0, क्योंकि भाई 0 से जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक और अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना। इट इज गिवन दैट x इज दिस इक्वल टू दिस, देन द मैट्रिक्स x इज व्हाट। ठीक है भाई, तो देखो x लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 3 2 1 -1, यहाँ लिखा हुआ है 4 1 2 और 3। भाई देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो x के साथ वाले को a मान लो, इक्वल टू में b मान लो। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? आपको दोनों तरफ ना a इनवर्स मल्टीप्लाई कर लेना है, जल्दी होगा इससे क्वेश्चन। दोनों तरफ देख लो, उस साइड करा है तो उसी साइड कर रहे हैं हम, इससे ये आइडेंटिटी बन जाएगा, और आपका जो x का आंसर है वो आएगा b a इनवर्स के बराबर। तो इसका मतलब b तो ये है सर, यस, 4 1 2 3, इसको मल्टीप्लाई करना है a इनवर्स से। तो a किसको माना था सर? 3 2 1 -1 को, माइनस का 3, 2 एकम 2, माइनस का 5, ये a आ गया, ठीक है। इसके बाद डिटर्मिनेंट आ चुका है, अब एडजॉइंट निकाल दो क्योंकि इनवर्स ढूंढ रहे हो आप। ये दोनों इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, ठीक है भाई। अब इस हिसाब से अगर मैं इनवर्स निकालने चलूं तो 1 के अपॉन में डिटर्मिनेंट ऑफ है जो कि -5 है, ये -1 -1 -2 और 3, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बाहर पॉजिटिव 1 रख लो, 1/5, 1 1 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। 1 1 2 और 3, और 3 किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि यहां पर माइनस अंदर जा रहा है। अब मल्टीप्लाई देखेंगे, आ जाओ सर। इसके साथ तो 1/5 है, तो बेटा ये कांस्टेंट को हम आगे लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 2 माइनस का 3 करो मल्टीप्लाई। सर 4 एकम 4, 1 एकम 1, तो टोटल हुआ 5, 4 दूनी 8, 8 में से 3 गए 5, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5,
2 दूनी 4 और 3 तिया 9 माइनस का 5। अब डिवाइड कर दो सबको 5 से, 1 1 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी। ये तो देखो आंसर सही हो या गलत हो, पर अगर आता है ना तो खुशी तो मिलती है, ये बात पक्की है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन भाई आपको मैं सिखाते हुए भी चलूंगा साथ के साथ। कभी अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a आ जाए कभी भी, और यहाँ पर आपके पास एक स्केलर मैट्रिक्स बन रही हो, जैसे यहाँ पर 2025 बन रहा है ना, लिख ही देता हूँ। तो यहाँ पर ना हमेशा ये डिटर्मिनेंट होता है, हमेशा जो भी लिखा है ये डिटर्मिनेंट ही होता है। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट होता है। तो यहाँ अगर हम ध्यान दें तो जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू है इसकी वजह से, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो ये होती है 2025। ठीक है, अब आपसे क्या पूछ लिया, अब आपसे पूछ लिया ए का डिटर्मिनेंट प्लस एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो भाई डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट होगा, पर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1। अब ये 2025, ये भी 2025, पर इसकी पावर n-1। n होता है ऑर्डर, ऑर्डर सर 3 है, 3 में से 1 गया 2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन फिट बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर डी फिट बैठ रहा है, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी फिट बैठ रहा है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ द एक्स आर द डिटर्मिनेंट इक्वल। तो भाई सिंपल है, डिटर्मिनेंट इक्वल है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, यह आएगा 2x², बीच में माइनस 5 तिया 15, प्लस हो जाएगा। इधर आ जाओ, ये 20, 3 एकम 3, ये भी प्लस हो जाएगा। 2x² 23 माइनस 15, ये आपका 8 आ गया, डिवाइड करो, ये आपका 4 आ गया, अंडर रूट लगा दो तो ये प्लस माइनस का 2 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा पेपर में चेक कर लेना, कई बार बोलता है कि नॉन जीरो वैल्यू बताओ, ठीक है, या नॉन नेगेटिव वैल्यू बताओ, तो आपको ध्यान दे लेना है छोटी छोटी बातों का। कई बार ऑप्शन 2 ही आंसर हो सकता था, पर यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, तो प्लस माइनस का 2 आंसर लगाना है। ठीक है भाई, चलिए एक और क्वेश्चन, a² के a के बराबर है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। यार a² नहीं कर पाओगे क्या आप? बिल्कुल कर पाएंगे, a इंटू ए, ठीक है, बराबर में जो भी k है उसमें यहाँ पर a मल्टीप्लाई करके कंपेयर कर देना, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर भी आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट में बता दो। ठीक है भाई, सिंपली बताना आपको स्क्वायर करके। ठीक है, चलो दो अच्छे क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन। ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट इतना है, एडजॉइंट बताना है। अभी बताया था एडजॉइंट का फॉर्मूला, डिटर्मिनेंट की पावर n-1, ये तो 6 है सर, ऑर्डर 3 है तो 3 में से 1 गया 2, 36 आ रहा है जी, सिंपल। अगला आपको z की वैल्यू बतानी है, तो कंपेयर करो, x प्लस वाई प्लस जेड किसके बराबर है? 3 के। x प्लस जेड किसके बराबर है? 2 के। और आपसे किसकी वैल्यू पूछी है? z की, देख लेते हैं। और ये देखो y प्लस 2z किसके बराबर है सर? -1 के। यहाँ देखो ये x है, यस माइनस कर दो, x से x गया, z से z गया, तो क्या बचा? y, ये भी माइनस, 3 में से 2 गया सर 1, तो y अगर 1 आ रहा है तो यहाँ रख दो, सॉल्व करो। अब प्लस का 1 उधर जाके माइनस, तो माइनस का 2 कैंसिल कर दो, तो z बराबर आ गया -1, तो z बराबर आ गया -1, तो वही हमसे पूछा था। तो बेटा इतना हमें करना आना चाहिए। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर द मैट्रिसेस ऑफ दीज ऑर्डर्स। ठीक है, आपको बताना है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइन होना चाहिए। चलो जी सॉर्टेड करते हैं इसे। पी कितना है सर? फर्स्ट एक्स है, फिर वाई है, फिर जेड है, फिर डब्ल्यू है और फिर पी है। 1 2 3 4 5, तो पी है बेटा पी इंटू के, और वाई है सेकंड नंबर पे यानी 3 इंटू के, फिर बीच में डब्ल्यू के हैं सर चौथे नंबर पे n इंटू 3, फिर वाई सेकंड नंबर पे 3 इंटू के। देखो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई ही तभी होती है जब ये दोनों सेम होते हैं, तो के 3 के इक्वल आ गया। ओके, अब इसके बाद नए मैट्रिक्स के ऑर्डर होते हैं p इंटू के, जो कि ये बचे हैं, प्लस डब्ल्यू वाई में नए ऑर्डर होंगे n इंटू के, क्योंकि ये 3 तो वैसे ही सेम है। अब देखो प्लस कब होती है मैट्रिक्स? जब उसके ऑर्डर सेम होते हैं, मतलब ये p n के बराबर और ये k k के बराबर, तो n p के बराबर हो गया,
एन पी के बराबर हो गया तो आपका के 3 के बराबर हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना भाई। अब देखो एक और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी और उसका स्क्वायर, स्क्वायर ही लिखा है मेरे हिसाब से, यस, तो स्क्वायर को तो हम साइड ही रखते हैं, याद रखना। अच्छा कभी आपको ये वाली प्रॉपर्टी भूलना मत भाई, अगर दो चीजें मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई में है तो उनका डिटर्मिनेंट ऐसे अलग अलग हो सकता है। किसी भी इनवर्स का डिटर्मिनेंट उसके रेसिप्रोकल के बराबर होता है, ये छोटी छोटी बातें याद रखो। अब इसको सेपरेट कर रहा हूं मैं, बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट, बी का डिटर्मिनेंट और उसका स्क्वायर। अब ए और बी नॉन सिंगुलर है, सेम ऑर्डर है, तो ए का डिटर्मिनेंट 5 है, बी इनवर्स को अभी मैंने बताया 1/b लिख सकते हैं, बी पहले से है तो बी से बी कैंसिल और 5 का स्क्वायर 25 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे इतना समय इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी समय नहीं है, ठीक है, ट्राई करना है। चलो अगले पे चलते हैं। 3 पॉइंट कोलिनियर है और आपको बताना है कि x1 y2 किसके बराबर होगा। देखते हैं भाई, अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो x1 y1 और फिर x2 और y2, नीचे x1 प्लस x2 और y1 प्लस y2, यहाँ 1 1 1 इक्वल टू किसके होगा, जीरो के। आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल के अंदर एरिया जीरो कब होता है, जब पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो देखते चलो, इसको ओपन करते हैं, थोड़ा लेंथी पड़ जाएगा ये पर कोई नहीं, आंसर आ जाएगा। y2 इससे मल्टीप्लाई ब्रैकेट y1 प्लस y2, फिर y1 ये हटेगा, x2 माइनस ब्रैकेट के अंदर x1 प्लस x2, फिर प्लस का 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, तो x2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 माइनस y2 ब्रैकेट में x1 प्लस x2 और इक्वल टू में आएगा 0। देखते चलो भाई, अब यहाँ पर अगर मैं ध्यान दूं तो y2 से y2 हटने वाला है, यस सर, y2 माइनस y1 माइनस y2, इधर भी कुछ ना कुछ ऐसा हटेगा, देखते चलो, माइनस का x2 प्लस, इसमें मल्टीप्लाई ध्यान से करना भाई, x2 y1 x2 y2 x1 y2 और x2 y2 और बराबर 0, तो x2 y2 से x2 y2 हट गया, ठीक है, इधर x y2 से y2 हट गया, तो माइनस का आ गया x1 और y1, इधर आ जाओ, x2 से x2 हट गया, माइनस माइनस प्लस x1 और y1, इधर आ जाओ, प्लस में है x2 y1 माइनस x1 y2 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब x1 y1 से यह कैंसिल हो गया, यही बचा है बस, तो x2 y1 इक्वल टू आएगा x1 और y2 के। हाँ थोड़ा लेंथी था, बट अगर दूसरे तरीके से बताऊंगा वो ज़्यादा आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, ये फिर भी आप कर लोगे। यानी x1 और y2 पूछा है तो ये बराबर होगा x2 y1 के। कहाँ गया x2 y1, भाई ऑप्शन नंबर ए रहा होगा क्योंकि दिख भी रहा है x2 और y1, पर मिट गया यहाँ से, पूरा लिखा नहीं गया। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, जितना भी मैंने आपको बताया ना कि एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट की पावर n-1 होता है, लेकिन अगर यहाँ a लग गया तो यहाँ सिर्फ n रहेगा, तब n-1 नहीं होगा। आपसे वही पूछा है, देख लो। तो सर इसमें क्या करना है, जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसकी पावर 3 कर दो, क्योंकि ऑर्डर कितना है 3, तो फटाक से इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर इसमें पुट करो और उसका क्या करो, क्यूब करो। तो इसका मतलब 2 और 3 तो आंसर नहीं आएगा, 1 या -1 ही आएगा। ठीक है, तो इसको आपको करके दिखाना है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे बोला है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स बताओ, तो सबसे पहले आपको ए दिया है, क्या आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो? हाँ, तो कैसे निकाल दो, चलो निकाल ही देते हैं। ये लो, 3 तिया 9, 4 चौक 16, फिर 3, 3 एकम 3, 4 एकम 4, फिर 3, 4 एकम 4, 3 एकम 3, माइनस का 7, प्लस का 3, प्लस का 3, तो ये आ गया माइनस का 1। अब बेटा आपसे पूछा है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो भाई इसका रेसिप्रोकल होगा, तो 1/-1, तो फाइनल आंसर तो -1 ही आएगा तब भी। अब बच्चा कंफ्यूज क्या होता है, सर पहले मैं ए इनवर्स निकालूं फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालूं, क्यों करना है, आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
काफी प्यारा क्वेश्चन, मैंने लेक्चर में ही पढ़ा दिया था कि भाई देखो सबसे पहले एलिमेंट्स को देखो, 1 1 1 2 1 3, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट है, यस सर। और जो कोफैक्टर आ रहे हैं मल्टीप्लाई में वो 2 1 2 2 2 3, मतलब सेकंड रो के आ रहे हैं। तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप फर्स्ट रो के एलिमेंट लो और सेकंड रो के वो कोफैक्टर्स लो, अपोजिट हो जाए, मतलब अगर आप मान लो फर्स्ट रो के ही आप एलिमेंट लेते और फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर लेते तो डिटर्मिनेंट आता। पर अगर आप बदल देते हो, रो अलग और कोफैक्टर किसी और रो के, तो आंसर में 0 आएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन। ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो मत सोचना भाई, मैंने लेक्चर में पढ़ाया है कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता। मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम, मैट्रिक्स के अंदर ए प्लस बी होगा और ए प्लस बी होगा। मल्टीप्लाई करो आप ए को ए से तो सर ए स्क्वायर, फिर ए को सर बी से ए बी, फिर बी को ए से, फिर बी को बी से, ठीक है। और बराबर में लिखा हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर है। तो जब आप देखोगे कंपेयर करोगे तो ये दोनों इन दोनों से हट जाएंगे तो 0 बचेगा। यहाँ आएगा ए बी प्लस बी ए। तो एक बात बताओ क्या दिख रहा है इससे, सर प्लस का बी ए इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो जो ए बी है वो बी ए के माइनस के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देख लो भाई ध्यान से, बिल्कुल करेक्ट है। एक और अच्छा क्वेश्चन, x प्लस वाई किसके बराबर है? सर 6 के। x इंटू वाई किसके बराबर है? सर 8 के। तो भाई कौन सी ऐसी दो वैल्यूज हैं जिसकी जमा 6 होती है और गुणा 8 होती है? अब फटाक से ही करना है क्योंकि दिख रहा है सवाल भाई कैसा है। क्योंकि अगर आपके पास पेपर में ज्यादा टाइम ना हो तो थोड़ा दिमाग चलाओ, वरना क्वाड्रेटिक में फंसोगे तो फंसे ही रह जाओगे। साफ साफ दिख रहा है 4 और 2, भैया 4 और 2 6 होता है, 4 और 2 8 होता है मल्टीप्लाई में। सर प्रॉब्लम ये है कि किसको x माने और किसको y माने। किसी को भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ना साफ साफ लिखा हुआ है कि 24 के बटे में x और 24 के बटे में y। पर इसको एक और तरीके से कर सकते थे, पर पहले ध्यान से सुन लो। सर अगर मैंने 4 को x माना और 2 को y माना तो क्या आंसर सही आएगा? हाँ, 4 6 24 और ये 12, तो 12 और 6 18 आंसर आएगा। ठीक है, बाकी एक और तरीका क्या था कि 24 कॉमन ले लो तो अंदर 1/x प्लस 1/y बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लो, y प्लस एक्स और x इंटू वाई नीचे। मान लो ऐसे वैल्यूज आती कि फैक्टर ही ना बनते, तब ये काम आता। y प्लस एक्स कितना है? सर 6। x इंटू वाई कितना है? 8। 8 तिया 24, 6 तिया 18, आंसर आ गया हमारा। तो आपको दोनों तरीके सिखाई ही इसलिए, मेरे को कोई शौक नहीं है एक सवाल को 3 तरीके से कराने का। पर अगर मान लो ऐसी वैल्यू आ जाती ऊपर 17 नीचे 15, कर लो फैक्टर, बनेंगे ही नहीं। तो आपका ये वाला तरीका काम आएगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। भाई एफ एक्स पे होल स्क्वायर है तो मतलब आपको ये एफ एक्स वाली मैट्रिक्स 2 बार लिखनी है। टेंशन ना लो, आपको लग रहा होगा ये तो सर बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अरे रुको मेरी जान, रुको, छोटा सा रुको बस। पूरी लिखनी है पूरी लिखो, नहीं लिखनी मत लिखो। क्यों? क्योंकि मेरे को बस पहली रो और पहला कॉलम चाहिए बस। आपको पूरी लिखनी है, आप पूरी लिख लो, बात उतनी चाहिए बस अपने को। कॉस एक्स साइन एक्स 0 0 1, ये लो कॉस एक्स 0 0 माइनस का साइन एक्स। उसने थोड़ी ना कहा है कि मुझे पूरी सॉल्व करके दो, उसने कहा है कि भाई मुझे ऑप्शन बताओ कौन सा सही होगा। तो आपको ऑप्शन के थ्रू जाना है। हेलो, आवाज आ रही है भाई? अब देखो बराबर में पता है क्या दिया हुआ है? एफ के एक्स, यानी एक्स के साथ के लगा दो। यानी ये एफ एक्स था ना, ये एफ एक्स है, इसके साथ सर के लगा दो जहां जहां पर एक्स है। तो ये कॉस के एक्स हो जाएगा, फिर साइन के एक्स हो जाएगा 0 0 1 0 0। यहाँ पर साइन के एक्स हो जाएगा, कॉस के एक्स हो जाएगा। पेपर में थोड़ा स्मार्ट चलना, इतना सारा मत लिखना। क्यों? आओ समझाता हूँ, ध्यान देना। अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ पहली रो और पहले कॉलम को, क्योंकि ऐसी मल्टीप्लाई होती है, कॉस इंटू कॉस, दोनों एक्स है ना, तो ये आएगा सर कॉस स्क्वायर। फिर माइनस है सर तो माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। 0 को लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब बाकी एलिमेंट नहीं लिखोगे सर आप? नहीं लिखूंगा, क्योंकि बराबर में आएगा कॉस के एक्स। सर बाकियों को लिखने की ज़रूरत है, मत लिखो, क्योंकि कंपेयर करने के लिए इतना ही बहुत है। कॉस के एक्स बराबर इसके आ रहा है,
कॉस के एक्स इसके बराबर आ रहा है, तो ध्यान से देखो कॉस के एक्स बराबर वो जो फॉर्मूला है ना वो कॉस 2x का फॉर्मूला है। तो कॉस से कॉस कंपेयर हो गया, एक्स से एक्स कंपेयर हो गया, तो k की वैल्यू आ गई 2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए भाई, अगर आपको लगता है कि सर थोड़ा सा फास्ट हो गया तो वीडियो को पॉज करो, तभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दी है ताकि आप अच्छे से देख सको घर पे। इवन पीपीटी दोनों है, सॉल्व भी है अनसॉल्व भी है, ठीक है, तो देख लेना उसे। आ जाओ भाई, एक मैट्रिक्स है 2x2 सच दैट आपको ये बताना है। तो पहले मैं आपको मैट्रिक्स बनाकर दिखाता हूँ। सर 2 ऑर्डर 2 की है और आपको बोला है ये 1 1 होगा, ये 1 2 होगा, ये 2 1 होगा, ये 2 2 होगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 तब लिखो जब आई जे के बराबर ना हो, और 0 तब लिखो जब आई जे के बराबर हो। तो इस हिसाब से आई जे के बराबर तो तब है जब डायगोनल बनता है। यस सर, तो इसमें 0 लिखने के लिए बोल रहा है। और जब आई जे के बराबर नहीं है, जैसे 1 2 2 1, तो यहाँ 1 लिखो। तो उल्टा सा हो गया थोड़ा आइडेंटिटी का मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अपने से पूछा है a प्लस ए स्क्वायर बताओ। अरे a तो आ ही गया। क्या आपको इतना भी नहीं सिखा पाया मैं कि आप इसको स्क्वायर कर पाओ? बोलो भाई, सिखा पाया हूं ना? तो स्क्वायर कर कर बस ऐड कर दो, आगे आंसर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने करवा दिया भाई अभी ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही। ये अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स, वो वाला क्वेश्चन नहीं है कि आपको 3 एलिमेंट दे दिए, ऑर्डर दे दिया और बताओ, वो आपने लेक्चर में कर लिया है। ठीक है, लो वो भी बता ही देता हूँ, भूल ना रहे हो। भाई मान लो मैं आपको बोल रहा हूँ कि 3 2 और 1 का इस्तेमाल कर कर 2 ऑर्डर 2 की कितनी मैट्रिक्स बन सकती हैं? तो भाई 3 एलिमेंट है, कितने ऑर्डर है? सर 2 × 2, तो ऊपर 4 लिख लो मल्टीप्लाई करके, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 की पावर 4। ये नंबर ऑफ मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन है, आपको याद होगा, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये हर एक बच्चे को आता है। ठीक है भाई, चलो, लेकिन ये अलग है, ये मेरी जान अलग है। क्या बोला इसने? नंबर ऑफ ऑल स्केलर मैट्रिक्स, कितनी स्केलर मैट्रिक्स बनेंगी 3 ऑर्डर की अगर आपके पास ये एलिमेंट्स हैं तो। ठीक है, अगर 0 ना होता, या ध्यान से सुन लो, अगर 0 ही ना होता तो आंसर इसका 0 हो जाता, क्योंकि बिना 0 के तो स्केलर मैट्रिक्स बन ही नहीं सकती। तो देखो भाई, मैं क्या -1 लगा सकता हूँ इसमें? यस सर, बाकी जगह 0 लगा लो। ठीक है जी, फिर ऐसे ही क्या मैं सब में 0 लगा सकता हूँ? हाँ भाई, अगर इस तरीके की 0 मैट्रिक्स आती है तो इसे भी स्केलर मैट्रिक्स बोला जा सकता है। फिर ऐसे ही एक और बनेगी जिसके अंदर सब में क्या लिखा हुआ होगा? 1 1 लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ 3 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो जानबूझ के 3 की पावर 9 भी दे रखा है, ये गलत होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा। ये अगर 3 की पावर 9 तब होता जब ये वाला क्वेश्चन होता, पर इसने स्केलर मैट्रिक्स बोला है तो कंफ्यूज करेगा वो। आप फटाक से पता क्या करोगे? 3 ऑर्डर है, 3 × 3 9 लगा दो, नीचे से 3 उठा लो, ये गलत है, 3 ही सही होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ये लो भाई, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के अंदर एक कंडीशन सिखाई गई थी कि भैया डायगोनल को मत छेड़ो, ये वाला इसके बराबर। और स्क्यू सिमेट्रिक में भी बताया था कि अगर दूसरा हो गया तो माइनस हो जाएगा। स्क्यू में ये माइनस होगा, सिमेट्रिक में ये बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, सिंपल। तो 6x 12 के बराबर, तो x आ गया 2। ठीक है, फिर 4y 8x के बराबर, और x आ गया 2, तो 8 × 2 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, तो y आ गया 4। आपसे पूछा गया है कि 2x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। तो x है 2, y है 4, तो आंसर आएगा 8, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अनदर गुड क्वेश्चन, आपको बोला है कि ए आई जे 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 3 ऑर्डर जब भी मैं बोलता हूँ और कुछ नहीं बताता हूँ तो वो 3 ऑर्डर 3 होता है, मतलब 3 रो 3 कॉलम। ठीक है, ये बोला है कि जे में से 2i को माइनस करना है। ठीक है भाई, अब एक एक करके सारी कंडीशनों को सॉल्व करते हैं। A12 निकालो। सर A12 निकाले कैसे? भाई जे की जगह 2 रख दो, इधर भी 1 रख दो, क्योंकि i 1 है। सर 0 आ रहा है, पर ये तो बोल रहा है 0 से बड़ा है, तो गलत। ये सॉल्व कर लो। सर 1 3 निकालो, 1 3 निकालो, तो 1 3 में जे पहले आएगा, ये पीछे आएगा, तो ये 1 आएगा। सर फिर 3 1 निकाल दो, तो 3 1 में 1 पहले आएगा और 3 पीछे आएगा, तो ये आएगा -5।
अब इन दोनों को प्लस करने पर -6 तो नहीं आ रहा। तीसरे पे आ जाओ, तीसरे पे आ जाओ, क्योंकि ऑल सॉल्व करने में टाइम लगता है, इतनी देर में हम तीनों पॉइंट कर देंगे, 823 और 832। तो 32 के में आपका जे पीछे यानी 3 पीछे आएगा, 2 इंटू 2 4 होगा, माइनस का 1 होगा, ठीक है। अब 32 में जे पीछे है यानी जे आगे आएगा, 2 आ गया, और 2 3 जा 6 हो गया, माइनस का 4। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? नंबर लाइन पे नंबर ऐसे होते हैं, और जो नंबर लाइन में इधर होता है वो बड़ा होता है, तो -1 बड़ा है। यस, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होना चाहिए। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन इसने आपको घुमा के दिया, तो इसलिए हमने ऑप्शन से गए, डी करेक्ट होगा, ऑप्शन से पुट कर जाओ ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है। चलो, के की वैल्यू बतानी है, डिटर्मिनेंट ओपनिंग है, अभी करवाया था, कर सकते हो, ठीक है। नाइस भाई। देखो अगर कभी a प्लस ए डैश आता है तो वो सिमेट्रिक है, और a माइनस ए डैश आता है तो वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। और अगर कोई बोले कि एक ऐसी मैट्रिक्स का नाम बताओ जो सिमेट्रिक भी हो और स्क्यू सिमेट्रिक भी हो, तो जीरो मैट्रिक्स बोलना मेरी जान। क्या बोलना? जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नाइस क्वेश्चन। अगर आपको कभी a दे दे और वो a हो आपका डायगोनल की फॉर्म में, 2 3 5, बाकी जगह 0, याद रहे डायगोनल की फॉर्म में होना चाहिए, और इसका इनवर्स बोले तो कुछ मत करो, सिंपली उस डायगोनल को रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 1/3 1/5। प्रॉपर्टी है, याद कर लो, पेपर में बहुत फायदा मिलेगा। अगर आपको ए दिया हो और सीधा आपसे इनवर्स पूछा हो पर वो डायगोनल हो, तो आप सीधा उनको रेसिप्रोकल कर दो। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए ही सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। थोड़ा घुमा फिरा के दे सकता है, तो इस 30 को अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेना, तब भी अगर ये कंडीशन बन रही है तब भी सही होगा, पर ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है भाई। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन। ए बी सी डी है और स्क्वायर मैट्रिक्स है सच दैट एडजॉइंट इसका ए के बराबर है। तो सर ए तो ए बी सी डी है, एडजॉइंट क्या होगा भाई? एडजॉइंट आपको सिखाया था, सुनते जाना। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, हो गए, ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं, सर हो गए। तो इस हिसाब से जो d है वो a के बराबर हो गया, और जो a है वो d के बराबर हो गया। पर b की कहानी सेट हो गई, कैसे? माइनस का भी प्लस b के बराबर है, तो माइनस का भी उधर जाके प्लस का होगा, तो 2b हो गया, इधर 0 बचा, तो b आ गया 0। सिमिलरली c भी 0 आएगा, और आपसे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है, तो भाई a b c और d, तो ये तो मित्र हो गए 0। अब ऑप्शन में आपको डी नहीं दिया हुआ, तो डी पे ए रख लो, ए पर भी ए रख लो, तो ए कितनी बार आ गया? 2 बार, ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते तो बच्चा छोड़ने की सोचता है, मैं बोलता हूँ देखते ही निपटा, देखते ही निपटा, निपटेगा ये क्वेश्चन। कैसे आओ मैं बताता हूँ। आई माइनस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर पैटर्न पे जा रहे हैं ना तो पैटर्न ही फॉलो होगा। तो ए तो दिया ही हुआ है, ए स्क्वायर करो सबसे पहले। ए स्क्वायर अगर मैं करता हूं, सर 2 है, 1 है, माइनस का 4 माइनस का 2 है, फिर 2 है, 1 है, माइनस का 4 है, माइनस का 2 है। करो भाई इसको करो, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर माइनस का 4 और 2 दूनी 4। ध्यान से देखो, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, तो देखा आपने ए स्क्वायर मैट्रिक्स आ गई 0। जब ए स्क्वायर 0 आ गया तो ए क्यूब भी 0 ही होगा। सर क्यों? भाई समझो, ए क्यूब के मल्टीप्लाई कैसे बना होगा? सर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए, तो ए स्क्वायर जब 0 हो गया तो 0 मैट्रिक्स से अब जिसको भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आएगा। तो यहां से यहां तक का सारा पोर्शन 0 हो गया, तो इसमें बस बचा है i माइनस ए, और i है 1 0 0 1, और a है आपका 2 माइनस का 4 1 माइनस का 2। इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और पैटर्न वाला क्वेश्चन आ गया, a की पावर 2023, a की पावर 2023। इजी है, समझना है कैसे करना है। 2023 तक बात जा रही है तो पैटर्न ही होगा, 0 1 0 0 है, तो मैं स्क्वायर निकालने निकला हूं,
तो ये चीज 2 बार लिखूंगा, मल्टीप्लाई करो, 0 एकम 0, 1 इंटू 0, 0 इंटू 1, 1 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 इंटू 0, 0 और 0। भाई देखो कितना प्यारा आंसर आ गया। अब ए स्क्वायर हो चाहे ए 2023 हो, आना तो जीरो ही है ना। जब जीरो आ गया तो आगे जाकर आंसर जीरो ही आएगा, कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चनों को करना होता है, ये छोड़ने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं। ठीक है, आ जाओ एक और अच्छा क्वेश्चन। ए आपका 3 ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है, और बी आपकी एंड सच दैट, अच्छा बी ही बताना है, और ये m इंटू एन मान लेते हैं फिर। और ए डैश क्या होगा, क्वेश्चन में ए डैश की बात हो रही है सर, 4 इंटू 3, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गई, और बी डैश n इंटू एम होगा। आ जाओ, अब आपसे बोला है कि ए डैश बी और बी डैश ए बी डैश, ये दोनों के दोनों डिफाइन है। तो डिफाइन मतलब मल्टीप्लाई के रूल को एस्टेब्लिश करते हैं। तो सर ए डैश तो था 4/3, मतलब मल्टीप्लाई में, और बी है आपका, कहाँ गया, ये रहा, बी है आपका m इंटू एन। तो उस हिसाब से तो m 3 के बराबर आ गया, तभी मल्टीप्लाई होती है। यस, m आपका 3 हो गया, तो यानी b की मैट्रिक्स में 3 तो आता हुआ दिख गया है। ठीक है, अब n की बात करते हैं। अब a क्या है सर, a है आपका 3 और 4, और b डैश क्या है सर, n और m। तो ये n m के बराबर होगा, सॉरी n 4 के बराबर होगा। अभी आपको सिखाया था मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है, कि उसकी कॉलम इसकी रो के बराबर होनी चाहिए। तो n 4 आ गया, तो यानी ऑर्डर आ गया 3 इंटू 4। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं, एनसीईआरटी का ही है, अच्छे से करना, नहीं हो तो बताना। वही के वाला है, मल्टीप्लाई करके बताना है। ठीक है, ये क्या क्वेश्चन है, ए इंटू बी आइडेंटिटी, ये भी हो जाएगा सर। कैसे भाई, सबसे पहले ए इंटू बी आइडेंटिटी है, वहाँ ये देख लो, ए और बी की मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इस 1/3 की दिक्कत मत लेना, इसको साइड लिख सकते हो, कांस्टेंट है, अलग कर लो। फिर मैं ए लिख रहा हूँ सर, 103 -1 2 -2, 2 माइनस का 3 और 4, और यहाँ से उठा लो माइनस का 2 9 और 6, 0 2 और 1, 1 माइनस का 3 और लैम्डा। ठीक है, बराबर में आइडेंटिटी आएगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या आप मल्टीप्लाई करके कंपेयर नहीं कर सकते? अब बच्चा गलती क्या करेगा, वो सारी मल्टीप्लाई करेगा। सारी मल्टीप्लाई चाहिए ही नहीं, सिर्फ हमें वहां चाहिए जहां ये लैम्डा पॉइंट दिख रहा है। तो सर ये तो लास्ट वाले में दिख रहा है। ठीक है, तो आप अगर मल्टीप्लाई करते भी हो, क्योंकि हम एमसीयू कर रहे हैं, तो आखिरी एलिमेंट कैसे आता है सर, ये थर्ड रो होती है और थर्ड कॉलम होता है। तो यहां से थर्ड रो उठाओ, यहाँ से थर्ड रो उठाओ, और यहाँ से थर्ड कॉलम उठाओ। ठीक है, और वो लास्ट वाले में 1 लिखा ही हुआ, ध्यान रखना। 3 को 1 से करा सर 3 आएगा, फिर -2 को इससे करा सर 6 आएगा, फिर ये प्लस का 4 लैम्डा आएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 लैम्डा। और यहाँ बाहर 1/3 चल रहा है, उसको भूल मत जाना। फिर यहाँ पर भी अगर हम लास्ट में देखें तो 1 आएगा। बेटा इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, मतलब ही यही था कि आप स्मार्टली अप्रोच कर पाओ इस चीज को। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। अब आगे आ जाओ, अगर हम ध्यान दें तो क्या क्या आ गया सर मेरे पास, सर 1/3 तो था ही हर वैल्यू में, ब्रैकेट में आ गया 6 और 3 9, प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू में 1। ठीक है, क्योंकि वो 1/3 इससे मल्टीप्लाई बराबर में 1, क्योंकि 1 था लास्ट में। तो ये 3 इधर ले जाओ, तो 4 लैम्डा बराबर आ गया, 1 में से 9 गया, सॉरी 3 है ना यहाँ, 3 में से 9 गया, -6, और 4 लैम्डा की वैल्यू आ गई -6, तो लैम्डा आ गया -6/4, दैट मीन्स -3/2। तो ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर सी है, नीचे दिख नहीं रहा, ये 2 ही लिखा है। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स की खास बात क्या होती है सर, डायगोनल सेम होता है। तो ए और डी की वैल्यू 5 आ गई, उसके अलावा सब 0, तो बी और सी दोनों 0। लो जी, अब क्या इसको पुट कर कर आप ये वैल्यू नहीं बता पाओगे क्या? अरे बिल्कुल बताओगे मेरी जान, बिल्कुल बता दोगे। ये लो, ये वाला क्वेश्चन भाई देखो, ये क्वेश्चन ना इतना अच्छा है। अब ये देखो, आपसे बोला है कि ए इनवर्स बताओ।
अगर मैं इनवर्स का फिर से इनवर्स कर दूं, ठीक है, या ये मैं सोचूं कि इनमें से किस मैट्रिक्स का इनवर्स करा गया होगा, इनमें से किस मैट्रिक्स का इनवर्स करा गया होगा ताकि ये आ जाए, तो आप किसी भी तरीके से अगर आप जाते हो, देखो इस मैट्रिक्स को देखो, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, सर 7 आ रहा है, तभी तो 1/7 आया होगा, क्योंकि ए इनवर्स का फॉर्मूला आना चाहिए आपको, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए। फिर सर एडजॉइंट चेक कर लेते हैं एक बार। सर ये दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं, हाँ। इन दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, हाँ। तो इसका मतलब ये इसी का इनवर्स है, बात खत्म। और डायरेक्ट ना आ पाए तो इनवर्स का भी इनवर्स निकाल देना, इनवर्स का फिर से इनवर्स निकाल देना, तो वापस आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी। पर ये इजीएस्ट वे था जो मैंने आपको बताया। ये क्वेश्चन अभी करवा ही दिया, रिपीट हो रखा है इसमें। एक और क्वेश्चन, एफ एक्स ये है, पी एक कांस्टेंट है, ठीक है। डेरिवेटिव से कंफ्यूज मत होना, सिंपली आप पहले ये कर लो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का पी साइन एक्स, और ये एफ एक्स के बराबर है। अब मैं करूंगा एफ डैश, क्वेश्चन ने बोला एफ डैश माइनस का 2x और साइन का होगा cos x, ठीक है। अब अगर मैं और देखूं इसको, तो भैया एफ डैश में 0 पुट करा गया है, ओके। तो x की जगह 0, cos की जगह यहाँ पर 0, और बराबर में क्या आ रहा है 1, तो ये हो गया 0, लिख ही दो ना 0, माइनस का p बराबर 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो p की वैल्यू आ गई, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का, तो p बराबर -1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है भाई। एक और बढ़िया क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन देखो। आपको बोला है कि a अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो a स्क्वायर माइनस का 3ai a प्लस आइडेंटिटी 0 के बराबर है, और आपका जो a इनवर्स है ये एक्स ए प्लस वाई आई के बराबर होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको x प्लस वाई बताना है, ठीक है भाई। अब अगर हम देखें, तो भैया ए इनवर्स का लॉजिक लगा है, तो इसका मतलब हमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने लेक्चर पढ़ा है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट पढ़ा है, तो ऐसा क्वेश्चन आपने 1 नंबर में बेशक आप देख रहे हो अभी एमसीक्यू में, पर ये है पूरे 3 नंबर वाला क्वेश्चन, ऑल्दो उतना सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, लेकिन पैटर्न तो वही है ना। आई के साथ भी ए इनवर्स 0, ये क्या बनेगा सर, खाली ए आ जाएगा। शॉर्टकट में करते हैं, पूरा डिटेल में क्या लिखना, एमसीक्यू है सर। ये 3 आइडेंटिटी आएगा, ये ए इनवर्स आएगा, तो अगर मैं ए इनवर्स इधर ही छोड़ूं, तो ये प्लस का ए उधर जाके सर माइनस का, ये माइनस का उधर जाके प्लस का। अब इससे कंपेयर करो सर, ये है ए इनवर्स एक्स ए और वाई आई, तो x की वैल्यू हो गई -1 जब कुछ नहीं है तो, ठीक है, क्योंकि माइनस तो है ना। और y हो गया i के साथ वाला, मतलब 3। अब आपसे x प्लस वाई पूछा है, सॉल्व कर दो। x प्लस वाई कितना आ रहा है सर, x प्लस वाई आ रहा है -1 + 3 2, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है मेरी जान, समझ में आया यहाँ तक। एक और अच्छा क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी मिस नहीं होनी चाहिए, इस पे कई बार क्वेश्चन आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो भाई एक सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, इसमें इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो भैया ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट आ जाएगा 3 के ब्रैकेट में 4 + x, बीच में माइनस, फिर प्लस का 2, ब्रैकेट x माइनस का 1 बराबर 0, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बराबर 0, 3 और 2 5, 12 में से 2 गए 10, 5x प्लस का 10 उधर जाके माइनस का, -10 को 5 से काटो तो माइनस का 2 आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है भाई। देखो मैं तो भाई धड़ल्ले से सॉल्व कर दूंगा, पर आप लोगों को सॉल्व करना है, तभी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि पहले खुद सॉल्व करके देखना, तब बताना कि कितना आपको समझ में आया और कितना नहीं, ठीक है। चलो, ए आपका 2 है, ए आपका 2 × 2 की मैट्रिक्स है, 4a इनवर्स की वैल्यू पूछी है, सब कुछ आपका दिया हुआ है, इस क्वेश्चन की बात हो रही है, 4a इनवर्स। 4 कितनी बार बाहर आएगा, जितना उसका ऑर्डर होगा, सर 2 है ऑर्डर, 4 का स्क्वायर, तो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट सर 16 मल्टीप्लाई, ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है जो ए का डिटर्मिनेंट होगा उसका रेसिप्रोकल, तो 1/2, तो 16 को 2 से काटो 8 आ गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन और प्यारा है, अगला और प्यारा क्वेश्चन है, देखते चलिए। ये वाले में
ए इनवर्स के साथ 1/2 है एक तरीके से, ठीक है, 1/2 है ये एक तरीके से, और इधर 1/k ए का डिटर्मिनेंट है। इसमें 1/2 कितनी बार बाहर आएगा सर? 3 ऑर्डर है तो 3 बार बाहर आएगा। फिर ये ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है, ये 1/k ए का डिटर्मिनेंट है। अभी आपको कहा था कि भाई जब भी इनवर्स का डिटर्मिनेंट हो तो उसे रेसिप्रोकल करा जा सकता है। अब अगर आप बेसिक कंपैरिजन देखें तो ए से ए गया, के एकम के, 8 एकम 8, तो के बराबर आ गया 8, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया इसमें भी, मतलब 8 आ गया इसका भी। लास्ट वैल्यू है इसकी द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ के। अच्छा ठीक है, देखो भाई सबसे पहले तो भाई ये ए लिखा है, के कितनी बार बाहर आएगा सर? जितना उसका ऑर्डर होगा, आ गया 2 बार क्योंकि 2 ऑर्डर है। अब अगर इससे ये कट भी गया तो हमारे पास बचेगा यहाँ पे 1 कटने के बाद। अब के की वैल्यू आएगी प्लस माइनस का 1, क्योंकि स्क्वायर है ना तो प्लस माइनस में 1 देगा। अब आपसे बोला है सम ऑफ द पॉसिबल वैल्यूज, तो यानी प्लस का 1 और माइनस का 1 इन्हें प्लस करना था, तो आंसर आएगा 0। ऑप्शन नंबर डी। बेटा ये ना देखो कितना इजी क्वेश्चन होता है, बट इस तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करेगा कि आप ओझल हो जाओ, बस वही नहीं होना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई। तो यहाँ तक आप लोगों को मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट के सारे एमसीक्यू अच्छे भी लगे होंगे, और फीडबैक अपना जरूर देना कमेंट्स में। अब इसके बाद हम चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा बातें नहीं, सीधा वेक्टर और 3D की तरफ, ठीक है भाई। चलो, तो वेक्टर 3D के अंदर मैं आपको कई सारे तो लेक्चर में भी करवा चुका हूँ। अगर आपने लेक्चर अच्छे से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो बेटा कर लो, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं है, पूरा दिन लगाओगे तो हो जाएगा। पूरा दिन में मतलब आपका लगभग 3-4 घंटे के अंदर अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई इस तरीके का क्वेश्चन हमेशा कहीं ना कहीं देखने को मिलता ही है, जिसमें आपका सबसे पहले है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एक सेकेंड, हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है ना तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपली इसको 2 बार लिख दो, इस पे स्क्वायर लगा लो सबसे पहले, और इसी को 2 बार लिख दो। और अगर आपने लेक्चर देखा है ना तो आपको याद होगा ये डॉट प्रोडक्ट क्यों होता, भाई पूरा आधा घंटा खपाया है इस पे मैंने समझाने के लिए, देखो उसे जाके। अब यहाँ पर मैं ये लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस 2ab और ये बी स्क्वायर, ये लेकिन सिर्फ मैं डॉट प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ, और क्यों लिख सकता हूँ ये भी लेक्चर में बताया है, ठीक है। तो भाई आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्रॉस में नहीं लिख सकते ये बात, ठीक है। तो ए कितना है सर? एक, एक का स्क्वायर एक, सर यहाँ पर भी एक, और फिर सर 2, यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 का 4, 2 का 4, और ये एक, तो ये आएगा बेटा 9। स्क्वायर हटाओ रूट लगाओ, तो आंसर आएगा 3। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड की वैल्यू 3 आ गई, ऑप्शन नंबर बी हो गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। भाई ये आप दिमाग में बैठा लो कि दोनों के दोनों बराबर कब होते हैं सर? 45 पे ही बराबर होते हैं। क्यों? क्योंकि ए क्रॉस में आता है कॉस थीटा, ए डॉट बी में आता है साइन थीटा। तो कॉस और साइन 10वीं के बच्चे को भी पता है भाई, कॉस और साइन कब बराबर होते हैं? 45 डिग्री पर, ठीक है, पाई/4, ऑप्शन नंबर सी। आगे, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। थोड़ा अलग क्वेश्चन है भाई, पहली बार अगर आप देख रहे हो तो सीख लो इसको। अगर आपको ए बी और सी दिया गया है, और ए बी की साइड और बी सी की साइड दे दी है जे प्लस के, और ए सी की है 3i माइनस का जे प्लस 4k, ठीक है भाई, रेस्पेक्टिवली द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए से होते हुए आपको मीडियन की लेंथ बतानी है। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन में सिंपली सबसे पहले ना मीडियन बता देता हूँ मैं आपको डायरेक्टली कैसे आ जाएगी। अगर ये दोनों वेक्टर दिए हैं तो इन दोनों को प्लस करके 2 से भाग कर लो, सिंपल, ठीक है। थोड़ा अजीब लगेगा पर ये एमसीक्यू है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, एमसीक्यू के लिए बता रहा हूँ, वरना लंबा क्वेश्चन होता तो पूरा मैं आपको सॉल्व भी करके दिखाता, ठीक है। अभी आप ये लगा सकते हो जे प्लस के प्लस 3i माइनस का जे प्लस 4k डिवाइडेड बाई 2, तो यह आएगा 3i, ठीक है, जे से जे गया, यह आएगा आपका 4 और 1 5k डिवाइडेड बाई 2। तो ये तो आपका आ गया मीडियन, ठीक है, पर आपसे मीडियन की लेंथ पूछी है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो।
अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, नीचे 2 का स्क्वायर। क्योंकि अगर आप दोनों के बटे में लगाते तो अलग से 2 का स्क्वायर लिखते, मैंने एक ही बार लिख दिया तो 2 बाहर आ गया सीधा। ऊपर 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25, तो ये आ गया रूट 34/2। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा आपको कम समझ में आएगा लेकिन आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पेपर में। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है। चलो एक और देखते हैं। A student try to tie a rope parallel to each other। ठीक है, देखो आपको एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, यानी एक स्टूडेंट रस्सी बांधने की कोशिश कर रहा है पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल, फ्रॉम वन एंड टू द वॉल टू अदर। अच्छा, दो वॉल्स के पे वो रस्सियां बांध रहा है। एक रोप जो है उसका वेक्टर है 3i प्लस 15j प्लस 6k, और दूसरे का है 2i प्लस का 10j प्लस लैम्डा के। तो आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। अरे भाई पैरेलल का क्वेश्चन हो गया ना, ये तो प्रोपोर्शनल होगा। 3/2, 15/10, 6/लैम्डा, ये भी 3/2 ही आ रहा है। कंपेयर कर लो किसी भी एक से। सर 3/2, 6/लैम्डा, तो 3 लैम्डा बराबर 12 आ गया, तो लैम्डा का आंसर आएगा 4। क्या ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, बेटा बेसिक करे बिना एमसीक्यू मत करना, मैं आपको बार बार ये बात बोलूंगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन। इफ थीटा बिटवीन द एंगल ऑफ टू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर है भाई जिसका साइन थीटा दिया हुआ है 3/5, तो सुनते जाना। कॉस थीटा ए डॉट बी होगा, नीचे मैग्नीट्यूड 1 ही आएगा। अगर आपको पता है ये बात, ए और बी है तो उनका 1 आएगा, तो ये ए क्रॉस बी, सॉरी ए डॉट बी कॉस थीटा के बराबर होगा। आपको साइन थीटा दिया ही हुआ है। ठीक है, आपको साइन थीटा दिया ही हुआ है, आपको बस कॉस थीटा पूछा है, यानी ए डॉट पी पूछा है। तो साइन थीटा से कॉस थीटा निकाल दो, फॉर्मूला लगा लो अगर आपको डायरेक्टली नहीं आता तो। सर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आएगा? 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, एलसीएम लो, 25 में से 9 गए, 16/25, 16 बाहर आके 4 और 25 बाहर आके 5, 4/5, वो भी प्लस और माइनस में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर। तो देखो भाई, अगर कभी भी एक ऐसा वेक्टर पूछे, कई बार बता रहा हूँ, कम से कम 5वीं बार बता रहा हूँ, कभी भी कोई ऐसा वेक्टर पूछे जो बाकी दो पर परपेंडिकुलर हो, तो भाई बाकी दो पर परपेंडिकुलर के लिए बस आपको उन दोनों का क्रॉस करना होता है। तो अगर आप यहाँ पर पहला वेक्टर देख रहे हो i प्लस के, और दूसरा वेक्टर देख रहे हो i माइनस के, तो जब आप a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करोगे तो ऊपर आएगा i j और k। यहाँ 1 0 1 और यहाँ पर 1 0 -1। इसको सॉल्व कर दो इजीली, इसको सॉल्व कर दो। और आपसे फिर पूछा है यूनिट वेक्टर, क्या पूछा है? यूनिट वेक्टर। तो पहले इसको आप सॉल्व करो। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू आएगी, आई कैप का आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, जे कैप का आंसर देखते हैं, -1 और के का आंसर भी 0 ही आएगा, तो ये आएगा +2j कैप। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर आपसे पूछा है, तो यूनिट वेक्टर में आपका इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? सर 2 ही आएगा, इसको सी मान लो 1 मिनट के लिए। तो 2j कैप डिवाइडेड बाय 2, चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लो। अरे एक ही बात है यार, 2 का स्क्वायर 4, बाहर आके 2, तो डिवाइड कर दो, तो आपका जो यूनिट वेक्टर आ गया वो जे कैप आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है भाई। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अक्सर बच्चे ऐसे क्वेश्चनों में कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान से सुनना बेटा। यहाँ लिखा होता है कॉस थीटा, और ये है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, नीचे होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर रिलेशन ए बी और मैग्नीट्यूड में ही पूछा है। तो एक बात बताओ, कॉस थीटा क्या होता है? सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसमें क्या ऊपर वाली वैल्यू कभी बड़ी हो सकती है? नहीं। नीचे वाली हो सकती है? हाँ। तो मैग्नीट्यूड बड़ा हो सकता है पर ये बड़ा नहीं होगा, बराबर होता है। ठीक है, 90 वाले केस में हम मानते हैं, 90 0 डिग्री पर हम मानते हैं ऐसा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर समझो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कॉस, तो उस हिसाब से तो ये बड़ा हुआ, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, और किससे? ए डॉट बी से, और इक्वल भी हो सकता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन अगर दिख रहा है तो वो सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, याद रखना इक्वल भी हो सकता है 0 डिग्री पर अगर हम देखें तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में इतना कुछ पहले ही बता रखा है, दोबारा बता देते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस जब भी दिए हो तो तीनों के स्क्वायर की जमा इक्वल टू 1 के बराबर होती है, क्योंकि यूनिट वेक्टर से ही डायरेक्शन कोसाइन डिजाइन होते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर एक एक करके √3 के का स्क्वायर, फिर √3 के का स्क्वायर, फिर √3 के का स्क्वायर बराबर 1। ये आएगा 3 के स्क्वायर, ये भी 3 के स्क्वायर, ये भी 3 के स्क्वायर बराबर 1। 3 3 6 और 3 9। तो इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1/9, जो कि रूट से बाहर आकर आएगी 1/3। तो के का आंसर हो गया प्लस माइनस का 1/3। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। आपको ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है और ये साइड्स हैं ये साइड्स हैं ट्राइंगल की। भाई अगर आपको ट्राइंगल की 3 साइडें दे दी हैं तो इनका मैग्नीट्यूड निकालकर लेंथ निकाल लो। यस, तो सबसे पहले इसका लेंथ निकालो ए वेक्टर का। क्या आएगा सर? 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। माइनस को भी प्लस लिख सकते हो क्योंकि मैग्नीट्यूड है। 4 1 और 1 √6 आ गया। फिर आपका बी वेक्टर आएगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 3 का 9, 5 का 25, ये √35 आ गया। ठीक है भाई, और सी वेक्टर आपका, हेलो आवाज आ रही है भाई? 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 16 32, 3 का स्क्वायर 9, 32 और 9 41 41। तो ऑप्शन वाइज भी अगर मैं जाऊं तो इक्विलेटरल तो नहीं है, ऑब्ट्यूज भी नहीं है, इसके अंदर वो कंडीशन ही नहीं बन रही ऑब्ट्यूज वाली, क्योंकि अभी आपको बताता हूँ। आइसोसेलेस भी नहीं है, तो राइट एंगल बचा। राइट एंगल क्यों बचा? वो दिख भी रहा है कि भाई सबसे बड़ी वाली साइड का स्क्वायर 41 होगा इस वाले का, और बाकी दो के स्क्वायर की जमा भी 41 के बराबर है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाइड हो रही है, इसीलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। एक और क्वेश्चन, द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी एंड क्यू। पी और क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, ऊपर लिखते हैं पी वेक्टर और क्यू वेक्टर छोटा सा। इसके बाद द पॉइंट आर डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पी क्यू इन 3:1। ठीक है भाई, तो ये लगभग ये यहाँ पर होगा आर, क्योंकि 3:1 बन रहा है। ठीक है, इधर से 3 रेशियो है, इधर आपका 1 रेशियो है। इसके बाद आपको बोला गया है कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट पी आर। ओके, तो ये P और R का S जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, तो दो तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट भी ऐसे निकाल सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ा रेशियोज को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि देखो ये 3 है तो ये 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया और ये 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अगर अब हम P को ध्यान से देखें तो P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है और S यहाँ पर है, जो कि 1.5 है, पर ये टोटल 2.5 है। तो अगर मैं रेशियोज में भी कन्वर्ट करूं तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 पंजे 25। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो आप सेक्शन फॉर्मूला लगाकर। कैसे? इसकी टोपी इसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो 3 को मल्टीप्लाई करो क्यू वेक्टर से और 5 को मल्टीप्लाई करो पी वेक्टर से, और नीचे आएगा 5 + 3 यानी 8। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? 3 क्यू वेक्टर 5 पी वेक्टर प्लस 8 हो गया जी, खत्म। अगर आपको ऐसे नहीं करना तो पहले आप आर निकालो, फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाकर दोनों को प्लस कर कर 2 से भाग करो। जो मैं कहूँगा उससे बेटर ये है, इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। भाई देखो पूरा 3 था, 3 में अगर मिड पॉइंट है तो 1.5 होगा, पर हम चाहते हैं कि क्यू मेरे पास है तो उसके रेफरेंस में निकालें, तो 1.5 और 1 2.5 हो गया, और ये 1.5 हो गया। तो रेशियो हम बनाएंगे तो 3 और 5 का रेशियो बनेगा। ठीक है भाई, चलिए अगले पे चलते हैं। काफी प्यारा क्वेश्चन, मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप इसे लेक्चर से कवर करें, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू में नहीं करना आपको, ये आपको तरीके से करना है। और ये पूरा मैंने डिटेल में 3 नंबर 2 नंबर के हिसाब से करवाया, तो लेक्चर के अंदर ये आपको मिल जाएगा वेक्टर और 3D के अंदर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का, तो मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को आपको करवाना चाहिए, तो मैं करवा रहा हूँ। ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर हैं। बिना लेक्चर देखे आप भाई
एक्सपेक्ट मत करो कि एक एक चीज समझ में आ जाएगी, क्योंकि बेसिक करवाया किस ले जाता है, इसीलिए। थीटा इज एंगल बिटवीन देम। और आप लोगों को इस लेक्चर की जो नोट्स है वो नीचे मिल जाएंगे, ठीक है, बेफिक्र रहना उसके लिए। अगर मैं बात करूं थीटा इज एंगल बिटवीन देम, तो कॉस थीटा बराबर होगा ए डॉट बी के, क्योंकि क्रॉस की बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। क्योंकि अब भैया ये क्यों लिखते हो खाली आप, भाई मैग्नीट्यूड 1 है इस वजह से, वरना पूरा फॉर्मूला लिखता मैं। अब ए प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर है, तो जब ऐसी चीजें आती हैं तो शुरुआत करने का तरीका हर बार यही होता है, इस पे स्क्वायर लगाओ, इसी को 2 बार डॉट में लिखो। अब इतनी बार कर लिया है कि आपको भी रट गया होगा कि सर यहाँ ए स्क्वायर आएगा, फिर आपका 2ab आएगा, और फिर आपका बी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ए बी 1 2 ए डॉट बी, और ये भी 1, और ये भी यूनिट वेक्टर बोला है तो ये भी 1। अब भैया ए डॉट बी कॉस थीटा के बराबर है, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 है। एक और एक 2 हो गया, ठीक है। 2 + 2 कॉस थीटा बराबर 1 आ गया। यहाँ कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से देखना, प्लस का 2 इधर आके माइनस का, यहाँ 2 कॉस थीटा, ये -1, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई -1/2, विच इज चैलेंज, क्योंकि आपको हमेशा पॉजिटिव में चीजें दिखी हैं। अब मैं आपको करवाता हूँ, आप ये बताओ 1/2 होता कब है, π/3 पर, ये आपको बस पता होना चाहिए। कॉस किस क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, सर सेकंड में, तो पाई माइनस थीटा, ठीक है। सॉल्व करो इसे, पाई माइनस π/3 का आंसर होता है 2π/3। क्या ऑप्शन में 2π/3 है? यस, ऑप्शन नंबर डी, एनसीईआरटी की मिसलिनियस एक्सरसाइज का लगभग लास्ट के जो 3 क्वेश्चन है उनमें से एक क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया क्वेश्चन, आई क्रॉस जे डॉट जे, जे क्रॉस आई डॉट के। बेटा लेक्चर में इससे प्योर क्वेश्चंस करवाए हैं तो उसको भी जरूर देखना, ठीक है। उसकी भी पीपीटी वहां आपको मिल जाएगी, वहां ना मिले तो पीपीटी मैंने कहाँ डाली हुई है, टेलीग्राम का ना लिंक दे रखा है, टेलीग्राम में जाओ, सबसे लास्ट लिंक दिख जाएगा, टेलीग्राम पे देखते ही दिखेगा वो आपको वहां पर मिलेगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, सारी एक साथ है। आई डॉट जे डॉट जे, जे डॉट आई क्रॉस के, ठीक है। आई डॉट जे क्या होता है सर, के होता है, और डॉट करा जा रहा है जे के साथ। जे आई उल्टा होता है तो ये माइनस का के होगा, अगर आई जे होता तो डायरेक्ट के होता। अब के डॉट के जो होता है वो 1 होता है, पर ये माइनस है, और जे डॉट के 0 होता है, तो आंसर आएगा -1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन, ए बी के अंदर बी ए और बी सी दिया हुआ है, ठीक है। अगर मुझे बी ए वैक्टर दिया है तो बी ए वैक्टर 2a वैक्टर है, यस सर, ठीक है। और जो मेरा बी सी वैक्टर है वो 3b वैक्टर है, ठीक है। और हमसे ए सी वैक्टर पूछा है, ओके, तो मुझे बी हटाना है, कोई बात नहीं। एक बात बताओ, वैसे तो हम डायरेक्ट भी, आपको याद होगा ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी के होता है, अगर मैं इसको ए बी लिखता हूँ तो माइनस आ जाएगा सर इसमें, ठीक है। ये बी सी है, ये सर 3b वेक्टर आ जाएगा। अब जो ट्राइंगल लॉ मैंने आपको पढ़ाया था उसमें ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होता है, और ए सी आपसे पूछा है, तो ये माइनस का 2a होगा और प्लस का 3b होगा। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, माइनस का 2a और ये 3b, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन, नाइस क्वेश्चन, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पूछा है। तो देखो भाई, सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो ए क्रॉस बी बराबर होता है साइन थीटा और ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। सर अब क्यों लिखना पड़ रहा है, क्योंकि यूनिट वेक्टर नहीं बोला भाई उसने इसको, ठीक है। फिर ए डॉट बी ये भी बराबर होता है कॉस थीटा मल्टीप्लाई ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। अब एक एक करके जो जो वैल्यू है, सर ये √3 है, ये एज इट इज लिख दो जो भी दिया हुआ है। सर ये माइनस का 3 है, ये भी लिख दो। अब ध्यान से सुनो, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, तो √3 के बटे में आएगा -3, ठीक है। और साइन के अपॉन में आएगा कॉस, और ए वेक्टर से ए वेक्टर कटेगा, बी से बी कटेगा, तो tan थीटा की वैल्यू आएगी -1/√3। अगर किसी को नहीं पता तो ये काट कर भाई यही आएगा,
एक 3 के अंदर 2 बार √3 होते हैं, एक बार कट गया, एक बार बच गया, ठीक है। अब मेरे बच्चे ये बता कि भाई √3 होता कब है? सर 30 डिग्री पे होता है, तो π/6 बोल सकते हैं। सोच के देखो सर, टेन 30 डिग्री, तो हमें 30 से याद है, तो हमने π/6 करके कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन माइनस में एंगल नहीं होगा, अभी पढ़ाया था कॉस वाला, वही बता दो भैया। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, सॉल्व कर दो। तो यह आएगा 5π/6, क्योंकि पाई माइनस थीटा, 6 कम 6, 6 में से 1 गया 5। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और 3D का क्वेश्चन है भाई। P is a point on the line segment joining by this and this point and y coordinate of P is 4, then its z coordinate क्या होगा? भाई एक बात बताओ, अगर मैं लाइन बना रहा हूं तो लाइन बनेगी कैसे? P एक पॉइंट है इस लाइन पर, तो पहले तो लाइन बनाते हैं। 3 6 माइनस का 1 और दूसरा है 6 2 माइनस का 2, ठीक है। तो पासिंग थ्रू पॉइंट अगर मैं इसको मान लूं तो x माइनस 3 y माइनस 6 z प्लस 1, नीचे आएगा भाई, दोनों पासिंग थ्रू पॉइंट है तो माइनस करो, 6 में से 3 गया 3, 2 में से 6 गया माइनस का 4, -2 में से माइनस का 1 गया तो माइनस का 1, इक्वल टू में लैम्डा लगाते हैं हम, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट बता रखा है उस p का, क्योंकि p जो भी पॉइंट होगा वो x y z ही होगा, नो डाउट। तो अगर मैं y माइनस 6 अपॉन -4 बराबर लैम्डा रख रहा हूँ और z मेरे से पूछा है तो उसमें भी मैं यही रखूँगा, तो y बराबर माइनस का 4 लैम्डा, और यहाँ पर आपको लैम्डा की वैल्यू ही फाइंड करनी है सबसे पहले, ये लो। तो y कितना है मेरे पास? y तो दे दिया सर मुझे, कितना 4, और z पूछा है, तो 4 माइनस का 6 नीचे माइनस का 4, ये लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। करना ज़रा इसे सॉल्व। सर -2 बटे माइनस का 4, 1/2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें रखता हूँ 1/2, तो ये z प्लस 1 और ये माइनस का 1 आ गया। तो कैसे सॉल्व होगा? सर 2 इधर ले जाओ, 2z प्लस 2, ये माइनस का 1 प्लस का 2 इधर जाके माइनस का, ये माइनस का 3 हो गया, और z बराबर -3/2 आंसर आ जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन भाई, ये थोड़ा सा ना डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ध्यान से सुनना। द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहा हूं ऑन द एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस पे डाल रहा हूं, सोचो अगर मैं इससे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डाल रहा हूं तो एक्स तो पहले से ही 0 है, और डाल कहां पर रहा हूं? एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट आ जाए एक्स ही होगा, और वाई और जेड तो 0 ही हो जाएंगे। बिल्कुल सर, तो बिना कुछ करे ही पता लग गया कि ओरिजिन इसका आंसर होगा, क्योंकि थोड़ा ट्रिक था। दोबारा सुनो, अगर मैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसी पॉइंट से डाल रहा हूँ, ठीक है, किस पर डाल रहा हूँ? एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर एक चीज तो फिक्स है ना, क्या? कि भैया वाई और जेड 0 होते हैं, यस। और जिस पॉइंट से फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ रहा है उसमें एक्स भी 0 था, तो तीनों ही 0 हो गए, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से भी एमसीक्यू होते हैं, पूरा कर कर देखोगे तो भी यही आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 80 भाई, आप लोगों को ये बोला है कि इसमें से कौन सा वाला फॉर्मूला नॉट ट्रू है। नॉट लिखा है वहां पे, ये ट्रू है क्योंकि पढ़ाया आपको, कॉस स्क्वायर साइन वाला भी ट्रू है और ये वाला भी ट्रू है, तीनों लेक्चर में पढ़े हुए हैं, और ये साफ साफ दिख रहा है कि खाली कॉस कभी 1 के बराबर नहीं होगा। ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा, मतलब डी गलत है पर एक्चुअल में वही ऑप्शन करेक्ट करना है, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था आपसे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, आपसे बोला है कि इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ जो 1 1 1 से पास थ्रू होती है, तो x -1 y -1 और z -1। बेटा ये तभी समझ में आएगा जब लेक्चर पढ़ा होगा। पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 1 को माइनस करेंगे, किसके पैरेलल है? सर z एक्सिस के। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो डी सेम होते हैं। z एक्सिस के डी क्या होते हैं? 0 0 1, क्योंकि z पर खाली 1 होगा, तो 0 0 1। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको फिट दिखाई दे रहा है? सर ऑप्शन नंबर डी, तो डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए एक और क्वेश्चन, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन आर दिस 1/c 1/c 1/c।
तो भाई अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो इनके स्क्वायर की जमा इक्वल टू 1 के बराबर होगी, अभी पढ़ाया था। अब इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि सी का क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अच्छा एक चीज याद रखना, मान लो सी का एक ऐसा आंसर आ गया जो इनमें से किसी में लाई नहीं कर रहा, तो ध्यान दो इस वाले ऑप्शन में बोला है 0 से 1 के बीच आंसर होगा। तो आप ये चेक कर लेना कि आपकी वैल्यू 0 से 1 के बीच तो नहीं आ रही है, कहीं कहीं आपको ऑप्शन ना मिले। कर कर देखो, मजा आएगा इस क्वेश्चन को। एक आखिरी क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से ये, नहीं अभी एक दो हैं भाई। आ जाओ। एक्स प्लस का 1 इधर आके सर माइनस का, और ये 5 सर डिवाइड में, तो बराबर में म्यू बचा। सिमिलरली वाई जो है माइनस का 5 इधर आके प्लस का, नीचे कुछ नहीं है तो 1 बराबर में म्यू बचा। माइनस का 6 इधर आके प्लस का, डिवाइड में माइनस का 3 ले आओ, बराबर में म्यू बचा। तो तीनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए। एक्स माइनस 1/5, वाई प्लस 5/1, z प्लस 6/-3। आपसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज पासिस थ्रू पॉइंट, तो पासिस थ्रू पॉइंट ऊपर होता है हमेशा, तो x माइनस x1 होता है तो यहाँ 1 आ गया, y माइनस y1 होता है तो ये माइनस का 5 होगा, z माइनस z1 होता है तो ये माइनस का 6 होगा। इज देयर एनी ऑप्शन लाइक दिस? यस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन ये मैंने करवा रखा है ऑल दो आपको लेक्चर के अंदर, बट फिर भी अगर आया है सामने तो बता देता हूँ। भाई अगर आपको बोले ना कि डिस्टेंस बताओ वाई एक्सिस से, तो वाई को छोड़कर जो बचा उसको अंडर रूट में स्क्वायर करके जमा कर दो, बात खत्म। अगर ये एक्स एक्सिस बोलता तो मैं बी और सी को देखता, जेड बोलता मैं ए और बी को देखता, तो जो एक्सिस बोलेगा उसके पॉइंट को छोड़कर जो बचे उनके स्क्वायर की जमा अंडर रूट में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है भाई, चलिए। पी एंड क्यू आर यूनिट वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ पी डॉट क्यू इज नॉट पॉसिबल। वेरी गुड क्वेश्चन। देख रहे हो कितना स्ट्रेंज क्वेश्चन बनाते कि ये अगर यूनिट वेक्टर है तो भाई डॉट प्रोडक्ट जो होता है कॉस थीटा का, वो कॉस थीटा में ही आएगा, और नीचे सर मैग्नीट्यूड भी तो आता है, वो तो 1 हो गया। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है कॉस से। ठीक है, तो क्या एक एक करके जरा समझते हैं। क्या कॉस की वैल्यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है? क्या कॉस थीटा की वैल्यू जो कि डॉट के बराबर है 1/√2 हो सकती है? यस। माइनस 1/2 हो सकती है? यस। √3/2 हो सकती है? यस, हमने पढ़ा हुआ है भाई, कॉस 30 की वैल्यू है ये नहीं हो सकती क्योंकि ये है 1.73। ठीक है, और कॉस कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता मेरी जान, कॉस कभी 1 से बड़ा नहीं होता। तो आई होप आप लोगों को वेक्टर 3D अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन करो और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो। ठीक है, अच्छे से अपनी तैयारी करो। अगर कोई भी डाउट रहता है तो व्हाट्सअप कम्युनिटी पर आकर आप अपना डाउट भी मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया। चलते हैं भाई अब, चलते हैं भाई अब प्रोबेबिलिटी की तरफ। ठीक है, आ जाओ। एलपीपी और प्रोबेबिलिटी इसके अंदर हम कवर अप करने वाले हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट सेक्शन होने वाला है ये, देखते चलो। एलपीपी डील्स विद द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एन लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन। ठीक है भाई, मैंने ये सब थ्योरी में पढ़ाया हुआ है बट मैं फिर भी क्वेश्चन लेकर आया हूं ताकि आपको समझ में आए। अ कॉमन रीजन डिटरमाइंड बाय द कंस्ट्रेंट। भाई 1 घंटे से कम का लेक्चर है एलपीपी का, देख लेना, काम का है। ठीक है, लीनियर एलपीपी इज कॉल्ड अनबाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन नहीं, दोनों में से कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऑप्टिमल तब होगा जब फाइनल आंसर आएगा, तो लेकिन वो शेडेड होते ही फिजिबल जरूर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी। एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, एमसीक्यू है देख लो। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस प्रोडक्ट एक्स एंड वाई, प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग द एक्स एंड वाई इज ऑब्टेन बाय दिस फंक्शन। बेटा एक फिक्स आपको चीजें याद रखनी होती है कि कोई भी कंपनी या आप बिजनेस करो, कॉस्ट को क्या करना चाहोगे सर मिनिमम, प्रॉफिट को क्या करना चाहोगे मैक्सिमम, तो वो आपको ध्यान रखना है। एक्स और वाई नंबर ऑफ यूनिट्स है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ना वो मैक्सिमाइज करना चाहता है डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट को। यार डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट को क्यों करेगा, ये गलत है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेजर करेगा टोटल प्रोडक्शन को, नहीं भाई, जब प्रॉफिट की बात हो रही है तो प्रॉफिट को ही करेगा। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज द कंबाइंड प्रॉफिट, बिल्कुल, क्योंकि दोनों में प्लस आ रहा है भाई, तो कंबाइंड प्रॉफिट फ्रॉम द सेलिंग ऑफ एक्स एंड वाई, तो ऑप्शन सी सही होगा। डी भी चेक कर लो। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंश्योर द कंपनी प्रोड्यूसेस मोर प्रोडक्ट, ना ये नहीं है, सी सही होगा भाई। ठीक है,
तो आपको पढ़ना आना चाहिए, ये कॉम्पिटेंसी में काउंट होती हैं चीजें। एक और, अ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन डिसीजन वेरिएबल इन्वॉल्व इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी आर कॉल्ड। जब ये रिस्ट्रिक्शन वर्ड आता है ना, जो आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस लगाते हो, इक्वेशंस में तो लगाते हो, तो उन्हें सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट बोला जाता है। ये उसकी बात कर रहा है, ठीक है। एक और अच्छा क्वेश्चन, z दिया हुआ है और आपसे पूछा है मैक्सिमम वैल्यू बताओ। यार सारे पॉइंट आपके पास हैं। z आपका 4x प्लस वाई है, एक पॉइंट है 50 पे 0,50, एक पॉइंट है 20,30, एक पॉइंट है 30,0। अरे यार इतना तो आप पुट करके बता ही दोगे कौन मैक्सिमम है कौन मिनिमम है, ठीक है। इतना भी क्या फायदा फिर पढ़ाने का। एक और क्वेश्चन है, ये लो। आपसे बोला है कि कई सारे पॉइंट हैं जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं सारे, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस वाले z फंक्शन की इस पॉइंटों पर आई है, यानी मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन का केस हो गया। ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ाया भाई, ठीक है। तो आप कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो भाई एक एक करके दोनों पॉइंटों को पुट कर दो। पहले x की जगह रखो 250 को, तो 250 दूनी 500 a, फिर 0 y यानी 0 b आएगा बेसिकली। इधर अब 200 रखो, 200 दूनी 400 a, फिर 50 b। 500 में से ये गया 400 तो 100 a हो गया, ये 50 b हो गया, 50 दूनी 100 तो 2a बराबर b हमारे पास आ चुका है। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर ए। ऐसे क्वेश्चन भी आजकल एमसीक्यू में बड़े आने लगे हैं, तो बेटा इग्नोर मत करना, करना जरूर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, आपसे बोला है कि अगर ये z है तो ये मैक्सिमम होगा इनमें से किस पॉइंट पर और मिनिमम होगा तो किस पॉइंट पर। सिंपली आपको जो कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं ना, कितने हैं सर, 2 और 72, 15 और 20, 40 और 15, इसके अंदर आपको पुट करना पड़ेगा 18x प्लस 9y में। पुट करो, जिस पर मैक्सिमम आए वो मैक्सिमम, जिस पर मिनिमम आए वो मिनिमम। इतना आप कर पाओगे, इतना तो ट्रस्ट कर सकता हूं मैं आप पे, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ एलपीपी। अच्छा जी, ये थोड़ा सा अलग हो गया क्वेश्चन, आ जाओ। एलपीपी हैज मैक्सिमम वैल्यू एट दिस, मिनिमम वैल्यू एट दिस। तो भाई मैक्सिमम वैल्यू इस ए एक्स प्लस बी वाई में 4,6 पर है, तो 4a प्लस 6b इक्वल टू 42 है। मिनिमम वैल्यू है 3,2 पर, मतलब 3a प्लस 2b बराबर 19 पे है। क्या इन दोनों को आप एलिमिनेशन मेथड, मतलब जो भी मेथड आपको आता हो, क्या उसको सॉल्व कर कर आप ए और बी नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता दोगे, चाहो तो डायरेक्ट रख के देख लो। 9 और 1 रखने पर 9 चौक 36, 6 42, सर फिट बैठ रहा है, इसमें रखो। 9 तिया 27 नहीं बैठ रहा है, इसको काट दो, कैलकुलेशन करने की भी नीड नहीं है। 3 और 5 रखो, 4 तिया 12, 5 6 30 बैठ गया। 3 तिया 9 और ये 10 19, तो सही है भाई ऑप्शन नंबर सी। बिना एलिमिनेशन करे भी आप ऑप्शन से भी पुट कर कर आंसर बता सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम वही क्वेश्चन है भाई पिछली वाले की तरह। आपको z दिया हुआ है, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको आप पुट करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को क्या करना है? माइनस करना। जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसमें से मिनिमम वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। चलिए, प्रोबेबिलिटी के काफी एमसीक्यू मैंने लेक्चर में भी करवाए थे, बट फिर भी कुछ आए हैं तो देख लो। आपसे जो पूछा है पहले उस पर फोकस करो। सर हमसे पूछा है ए पे डैश, बार को मैं डैश लगाता हूँ, ठीक है, बार का वही मतलब है, फिर बी पे डैश, तो इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। बेसिक फॉर्मूला लगाओ पहले हमेशा। नीचे सर बी पे डैश, तो बी डैश तो सर है मेरे पास 2/3। अब मुझे बस ये चाहिए, तो इसको कैसे निकालें? सर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब बताया था कि ये यूनियन पे होल डैश हो जाता है, और 1 में से यूनियन को माइनस कर दो। तो कैसे? पहले तो यूनियन निकालना पड़ेगा ना, तो आओ निकाल देते हैं। भाई ए कितना है 1/2, क्योंकि 1 में से 1/2 जाएगा तो यही बचेगा। बी कितना है, 1 में से 2/3 को माइनस करो 1/3 आएगा, क्योंकि दोनों की जमा 1 होती है। इंटरसेक्शन आपको दिया ही हुआ है। लो जी, यूनियन का फॉर्मूला, पहला आएगा ए, प्लस में आएगा बी, और माइनस में आएगा इंटरसेक्शन। सॉल्व करो, 4 तिया 12
और ये आएगा 6, ये आएगा 4, ये आएगा 3। तो 7/12 इसका आंसर आ रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर आया यूनियन का। तो इसका 1 में से जब 7/12 को माइनस करोगे तो 5/12 बनेगा, जो कि यहाँ पुट करना है 5/12। तो 5/12 गुणा में 2/3 का 3/2 होगा, 3 चौक 12। तो 5/8 हमारा आंसर बनेगा। क्या ऑप्शन में है? नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई एरर हुई है। 7/12 डैश यूनियन का डैश 1 में से यूनियन माइनस, ए डैश भी दिया है, बी डैश भी दिया है, इंटरसेक्शन भी दिया है। अगर हम देखें तो ये 1/2 है, 1 में से माइनस, ये 2/3 का 1/3, इंटरसेक्शन माइनस 4 तिया 12, 2 छिक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1, 7/12 यूनियन आ गया। और ऊपर आपसे डैश दोनों पर लगा हुआ है, इंटरसेक्शन ही आएगा। नीचे बी पे डैश आएगा, बी डैश डायरेक्ट हमने 2/3 रखा है क्योंकि दे रखा है हमें। और इंटरसेक्शन और यूनियन पे होल डैश लगेगा। तो 1 में से यूनियन माइनस, जो कि आ रहा था 7/12, जो कि है 5/12। फाइनली ए डैश 5/12, 2/3, 5/12, ये ऊपर जाके 2/3, 3/2 होता है, 5/8 ही आ रहा है भाई अपना। तो एक बार आप लोग चेक करना, अगर मेरी तरफ से कोई गलती हो रही है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, ठीक है? मुझे बताना ज़रूर कि सर ये वाली मिस्टेक आपसे हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, सुनने के लिए तैयार हैं। चलो, अब इस वाले क्वेश्चन में आपसे बोला है कि ए बाई बी की प्रोबेबिलिटी जो कि होती है ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो इससे ये हट जाएगा, यस सर। तो यहाँ बचेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर ए पर डैश लगा है और बी पर नहीं है, तो इसका मतलब बी आएगा पर उसमें से ए हटाना है। तो बी में से ए इंटरसेक्शन बी को हटाना है। भाई ये सब फॉर्मूले मैंने लेक्चर में पढ़ाए हैं। माइनस का इधर आके प्लस होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डबल होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डबल होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डबल होगी ए इंटरसेक्शन बी के। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो ए इंटरसेक्शन बी है, 2 डिवाइड में चला गया, तो ये डिवाइड में ले जाना, कोई बात नहीं, सेम ही बात पड़ेगी, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़े, हाँ आगे आ जाओ। ई बी एन इवेंट ऑफ सैंपल स्पेस देन एस स्लैश ई क्या होगा? भाई ये मैंने बताया था, इसका आंसर हमेशा 1 होता है, क्योंकि एस और ई में क्या कॉमन आएगा? सर ई आएगा। और यहाँ पर क्या लिखा है सर? ई। तो ई की प्रोबेबिलिटी को ई से काटेंगे तो एक ही आएगा हमेशा। ये मैंने प्रॉपर्टीज के अंदर आपको पढ़ा रखा है कि इसका आंसर हमेशा 1 होता है, ठीक है? एक और अच्छा क्वेश्चन, ए और बी 2 इवेंट है, ई दिया है, एफ दिया है, यूनियन दिया हुआ है। तो पहले इंटरसेक्शन निकालो और इस वाले फॉर्मूले को फिर आराम से आप पुट करके फाइंड कर सकते हो। कैसे सर? भाई एफ बाई ई बोला है, तो ऊपर प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होगा। सॉल्व कर लो इसे आप, इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन का फॉर्मूला लगाओ भाई, 0.1, 0.3 माइनस 0.4, तो जो बचेगा वो इंटरसेक्शन ही होगा डेफिनेटली। ये कितना आ गया सर? 0 आ रहा है, तो बढ़िया, सीधा ही 0 हो गया आंसर, नीचे कुछ लिखने की नीड ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भाई देखो, वैसे तो ना सिलेबस से डिलीट कर दिए रैंडम वेरिएबल को और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कभी अगर ऐसे बॉक्स वाले क्वेश्चन आए ना, तो नीचे वाले प्रोबेबिलिटी की जमा कर लो पूरे को, तो ये 1 के बराबर होती है, ठीक है? तो ये 4 के आ गया, 0.2 और ये 1, 1 में से माइनस करो 0.8, तो k बराबर 0.2 आएगा जब आप इसको डिवाइड करोगे। तो ये k की वैल्यू आई है और आपसे पूछा है कि आप रैंडम वेरिएबल बताओ जिसमें x की वैल्यू 2 ली जाए। तो x बराबर 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? सर 2k है, तो k कितना है? 0.2। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप ये नहीं कर रखा तो आप कर नहीं पाओगे, हो जाएगा। 0.4 आंसर होगा, जो कि 2/5 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखना, ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है
कि ये सिलेबस से हटा हुआ है, बट फिर भी एक क्वेश्चन कर लिया आपने कि अगर इन एनी केस सीबीएसई कुछ अलग चीज कर दे तो हम उसके लिए तैयार हों। ये क्वेश्चन सेम मैंने अभी पीछे आपको करवाया है, देखो सेम क्वेश्चन करवाया है, ऑप्शन में गलती थी वहां पर, यहाँ देखो दे तो रखा है 5/8, सेम क्वेश्चन है भाई, सही हूं मैं वहां पर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, ए बाई बी बराबर है डबल ऑफ दिस। तो ए बाई बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर ट्वाइस, फिर बी बाई ए है तो बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इंटरसेक्शन से इंटरसेक्शन गया, ठीक है भाई, ये इधर ले जाओ ये इधर ले जाओ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर हो गया डबल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ठीक है। चलिए अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 2/3 के बराबर होगा, 2/3 के बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो भैया अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को x मान लूं तो ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो 2x हो जाएगी। यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी x है, तो हमारे पास आंसर आएगा 3x बराबर 2/3, तो x की वैल्यू आएगी 2/9, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू है 2x, सॉरी 2 तो मल्टीप्लाई में था x, तो x की वैल्यू आई है 2/9। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। चलते चलिए भाई एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैंने लेक्चर में जब करवाया था तब भी कहा था कि इस क्वेश्चन को अच्छे से करना इंपॉर्टेंट होता है। 5 फेयर कॉइन आर टॉस, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट एटलीस्ट वन हेड कम्स अप। तो जब ये एटलीस्ट वन वाला केस कभी भी आए ना, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन 6, एटलीस्ट वन, बार बार एटलीस्ट वन आए, तो वन में से ना, जैसे एटलीस्ट वन हेड बोला है तो नो हेड को माइनस कर दो, मतलब हेड आएगा ही नहीं, ऐसा बोल दो हेड आएगा ही नहीं इसके अंदर। तो जो नहीं आएगा जब आप उसको वन में से हटाओगे तो जो बचेगा वो हेड हेड ही होगा भाई। तो चलो 5 बार कॉइन है और 5 बार हेड नहीं आ रहा, तो हर बार हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी सेम ही होती है, 1/2 1/2 1/2। तो ये हो गया, वन में से ये गया तो 32, आंसर आ गया 31/32। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया, एक और क्वेश्चन, ये अभी करवाया भाई पीछे, सेम उसी तरीके से है, देखो अभी करा है, डायरेक्ट कर सकते हो इसको आप ट्राई, और यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ ये इसका आंसर होगा। क्यों सर? भाई ए पर कभी अगर डैश लगाए और बी पर भी डैश लगाए, ठीक है, और वन में से माइनस पूछे, अगर ये पीछे वाली वैल्यू सेम है, जैसे इसमें भी बी डैश है इसमें भी बी डैश है और वन माइनस आ रहा है, तो इन दोनों की जमा एक के बराबर होती है, तो यहाँ खाली ए आएगा, यहाँ ए होगा तो यहाँ ए डैश, यहाँ ए तो वहाँ ए डैश, जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है भाई। ये आपकी मैंने जब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ाई होगी ना उसके अंदर प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको, ये आप देख सकते हो जाके, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कि आपसे पूछा है कि कौन सी इनइक्वालिटी सही होगी, क्लियरली दिखाई दे रही है, बस आपसे पूछ रहा है। देखो ये सीधी लाइन आ रही है, सीधी लाइन आ रही है, सब ऊपर जा रहे हैं, अपवर्ड जा रहे हैं, मतलब फॉल्स है भैया। x + 2y है, सबका ना इनइक्वालिटी उस तरफ होनी चाहिए, मतलब फॉल्स होनी चाहिए, तो ये वाली कंडीशन फिट होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये कंडीशन क्यों सही है? ये भी तो सेम थी सर भाई, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है जो कि है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर ये थोड़ा सा नीचे आ रहा होता तो मैं शायद इसकी तरफ जाता, पर ये गलत है, खाली यही सही होगा, ठीक है। तो आपको ये फॉल्स वाली कंडीशन पता होनी चाहिए कि भैया अच्छा इस तरीके से लिखा है तो इसमें तो फॉल्स बनेगा, अगर ये ट्रू होता तो ये वाली इनइक्वालिटी को चुनता मैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट सेटिस्फाई बोथ द इनइक्वालिटी। अरे पुट करके देख लो रैंडमली, जैसे मैंने 3,2 उठाया, रखो 3 दूनी 6 और 2 8, क्या 8 10 से छोटा होता है? सही है, उसमें रखो 3 और 2 दूनी 4, तो 7 हो गया, क्या 7 8 से बड़ा होता है? गलत, तो ये पॉइंट गलत हो गया। ऐसे करके आप एक एक पॉइंट पुट करना, जिसमें कंडीशन बैठ गई वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ इनइक्वालिटी, जब आप ये वाली लाइन ड्रॉ करोगे, जहां भी ड्रॉ करो, ठीक है, रैंडमली, तो आपसे बोला है कि होल एक्स वाई प्लेन, ऐसा कभी नहीं होता, जब भी आपने ये ड्रॉ कर दिया, पहली बात तो ये ड्रॉ नहीं होगा, ये गलत ड्रॉ हुआ है, डॉटेड ड्रॉ होगा, ठीक है। जब भी आप लाइन ड्रॉ करते हो तो प्लेन दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक नीचे और एक ऊपर, तो आपका या तो आंसर नीचे होगा या तो ऊपर होगा, होल आंसर कभी नहीं हो सकता, ये काट दो। ओपन हाफ प्लेन होगा, आधा प्लेन होगा, या तो नीचे वाला या तो ऊपर वाला,
ठीक है, अब दो चीजें बोल रहा है, एक हमारा वो वाला आंसर होगा जिसमें ओरिजिन आ रहा है, एक वो आंसर होगा जिसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है। तो चेक करो, अगर मैं इसमें ओरिजिन पुट करता हूं तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? 0 रखा तो सर ये तो 0 रखने पर ट्रू आ रहा है, तो ट्रू मतलब इसका आंसर नीचे की तरफ होगा। बिल्कुल, तो इसने क्या बोला था? ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग द ओरिजिन, ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग द ओरिजिन, तो ये भी गलत हो गया, यही सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए भाई अब कुछ एक अंतिम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ये आप लोग को अभी करवा दिया है मैंने। हाँ भाई, ये अनबाउंडेड की कंडीशन है मेरे भाई। अनबाउंडेड की क्या कंडीशन बताई थी मैंने आपको? कि जब भी आप कोई ये डॉटेड लाइन खींचते हो z मैक्सिमम करके या z मिनिमम करके, ठीक है, और अगर वो कॉमन रीजन आपस में नहीं देती है तो आंसर आएगा, और कॉमन रीजन दे देती है तो आंसर नहीं आएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरे भाई, एलपीपी देख लो, एक एक पॉइंट उसमें मैंने बताया है। तो इसने क्या बोला है कि आंसर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा? ये नीचे जा रहा है वो ऊपर जा रहा है, एग्जिस्ट करेगा। तो देखो इसने बोला एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट करेगा, पर इसने क्वेश्चन में बोला था कि भाई कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ये है, मैक्सिमाइज नहीं है मिनिमाइज है, और स्मॉलेस्ट मिनिमम फंक्शन की वैल्यू इतनी है और इस पॉइंट पर है। ठीक है भाई, तो इस हिसाब से अगर हम ध्यान से देखें इस 18x प्लस वाई, क्योंकि मिनिमम क्वेश्चन है तो लेस देन 134 होगा, 18x प्लस 10y लेस देन 134 दिखना चाहिए। सर ये वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, डी वाला और बी वाला, पर बी वाला बोल रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये तो गलत होगा। ठीक है, डी ही ऑप्शन सही होगा। और ये क्यों सही होगा? क्योंकि इसने लिखा हुआ है दिस डज नॉट हैव द एनी कॉमन पॉइंट विद द फिजिबल रीजन। सर आपको कैसे पता लगा ये फिजिबल रीजन के साथ पॉइंट नहीं बना रहा? देखो बाउंडेड रीजन ऊपर बन रहा है, इसकी जब आप शेडेड रीजन करोगे तो ये ट्रू आ रहा है। ठीक है, तो ट्रू आ रहा है तो इसका रीजन तो नीचे बन रहा है, तो इसका मतलब ये उसके साथ कुछ कॉमन नहीं रख रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एलपीपी के अनबाउंडेड केस में सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लेक्चर देख लो, अनबाउंडेड का पूरा एक क्वेश्चन करवाया है जहां पर आपको एक भी % दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसके 2 क्वेश्चन है पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएंगे, सिमिलरली सेम क्वेश्चन है जो मैंने आपको पढ़ाए हैं अभी। ठीक है, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। और अगर आपको अभी भी फॉर्मूले में दिक्कत है तो बेटा प्रोबेबिलिटी का लेक्चर देख लो, चाहे 1.25x पे देख लो या 1.5x पे देख लो, उसके अंदर ना आप लोगों को फॉर्मूले एटलीस्ट मिल जाए कि भैया ऐसे लगाते हैं। जब जैसे मान लो इसमें मैं आपको बोलूं एमसीक्यू में आएगा ही आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, तो आपको पता होना चाहिए इंडिपेंडेंट इवेंट होता क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसे आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। गला भी बैठ गया बट कोई बात नहीं, आपका पेपर नहीं बैठने दूंगा, पेपर बढ़िया जाएगा। हर एक चीज आपको करवा दी है और करवा ही रहा हूँ। कुछ बच्चों की डिमांड है कि सर कैलकुलस में भी थोड़ा बहुत करवा दो कि 10-15 नंबर ही सही हमारे को मिल जाए, तो बेटा उस पर भी काम चल रहा है और आज ही आपको वो काम मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।